वेलकम बैक। और सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक नए दिन का आगाज़ हो रहा है और आप दोबारा हमसे मिल रहे हैं। सो खुश आमदीद, सुबह बखैर। मैं फरा और मैं हमजा। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहेंगे। और हम अभी इंजॉय कर रहे थे बड़ा एक गुफ्तगू को। बस हम उसी के अंदर इतने ज़्यादा ना मगन हो गए थे कि वो गुफ्तगू ये है, मुझे फरा बता रही थी कि एक एक्सरसाइज है जिनको हम कार्डियो कहते हैं, मतलब कई एक्सरसाइजेज हैं उसके अंदर। कुछ भी ऐसा जिससे कि आपके दिल की रफ्तार बढ़े, यानी कि वो कल तक हम कहते थे ना कि नहीं जी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है, उसके अपने फ़ायदे। लेकिन हमसा ये जो रिसर्च है ये स्वीडन में की गई, गॉथेनबर्ग यूनिवर्सिटी है, और उनकी हैरत अंगेज ये एक रिसर्च है कि कार्डियोवास्कुलर जो आपकी फिटनेस है, आपका दिल सही धड़कता है, सही पंप करता है दौरान खून, और खून की गर्दिश जिसकी रफ्तार ठीक रहती है। आप दिन में कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे आपका दिल जो है वो तेज तेज धड़कता है, आपका खून जो है वो गर्दिश करता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वर्बल इंटेलिजेंस बेहतर हो जाएगी। ये देखें, अब ये कोई लिंक आपको समझ आता है? इससे मैं खुद बहुत हैरान हो गया जब मुझे फरा ने ये बात बताई। मैं क्या, आप ये बताएं कि जो है ना दिल बेहतर काम करना शुरू कर देते हैं। आप इस तरह की चलें दिमाग पे थोड़ा सा बताएं कि बेहतर असर होता है क्योंकि आप फ्रेश फील कर रहे होते हैं, सेहत पे बेहतर असर होता है कि जी ऑक्सीजन लेवल बेहतर हो जाता है। ये सब गुफ्तगू कैसे बेहतर हो सकती है? हाँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि एस्टैब्लिश्ड हो गया है कि कार्डियोवास्कुलर फिटनेस का वर्बल इंटेलिजेंस से ताल्लुक है। इसका मतलब है कि जो लोग अच्छी गुफ्तगू करते दिखाई देते हैं उनके दिल सेहतमंद है, मजबूत है। कमजोर दिल के या गैर सेहतमंद दिल के लोग जो है उनकी गुफ्तगू हो सकता है कि उसमें उतनी आपको जाज़बियत, उतनी दिलकशी, उतनी कॉन्फिडेंस नजर ना आए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही शायद नजर ना आए। तो अब मैंने फिर फरा से पूछा कि अब हम क्या करें, बर्पीज करते रहें, स्क्वाट्स करते रहें, क्या करें इसके लिए? तो मैंने जवाब दिया कि कल तक जो कहते थे ना कि घर की काम करने से कुछ नहीं होता, तो सब चीजों से फर्क पड़ता है। आप चले फिरे ज्यादा, और दिन में आपने ये देखना है कि कितनी दफा आपका दिल तेज तेज धड़का है, भले वो किसी को देख के धड़का है या भले वो भी तो दिल तेज धड़कता ही है ना, उसमें भी तो वो पंप अप होता ही, स्पीड करता ही है। और या फिर वो कोई काम करने से, कोई एक्सरसाइज करने से। और मुझे लगता है कि जो घर के काम है ना, यकीन करें स्क्वाट से और बर्पीज से बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। जब हम वो करना शुरू करते हैं हमें लगता है मुशक्कत कर रहे हैं। चलें, खैर अच्छी बात है कि अगर हमारी वर्बल एबिलिटी जो है या इंटेलिजेंस बेहतर हो सकती है इससे, तो हमें इसका ख्याल करें। अच्छा हमसा, मुझे लगता है इसका, हम लोग बचपन में बहुत ज़्यादा फिजिकल हुआ करते थे, भागते थे, दौड़ते थे, वो बच्चे ज़्यादा कम्युनिकेट भी करते थे, खुशबाश भी रहते थे, और उनकी वर्बल इंटेलिजेंस भी अच्छी थी। आजकल के बच्चे जो कि इतनी कार्डियक एक्सरसाइजेस नहीं, यानी भाग दौड़ नहीं है उनकी, ये है खामोशी से बस। तो उनकी कम्युनिकेशन कमजोर है, उनकी वर्बल इंटेलिजेंस कमजोर है। तो एक तरह से तो आई कैन अंडरस्टैंड इट, लेकिन अभी एस्टैब्लिश्ड रिसर्च है, सो आप सिर्फ ये ना समझे कि दिल को फायदा होगा, सेहत को, आप बोल भी अच्छा सकें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हम उम्मीद करते हैं, हम तो कोशिश करेंगे, आप लोगों को भी कोशिश करनी है। इस पर सबसे पहले बात करेंगे जो कल अहम फैसले लिए गए हैं, और बच्चों की तालीम। इस वक्त कोरोना के साथ जब हम सेहत को जोड़ते हैं तो फिर दूसरे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो बच्चों की तालीम आ जाती है, जिसकी वजह से हम सब बहुत परेशान हैं। बिल्कुल। और कल तो एक बड़ा, मैं भी उस टाइम पे ना जब ये अनाउंसमेंट्स हुई तो बड़ा हिल गई, क्योंकि बच्चों के फोन आने शुरू हो गए कि एग्जाम्स हो रहे हैं, पेपर हो रहे हैं। सो पेपर्स जो ओ लेवल और ए लेवल के पेपर्स थे उनको रखा गया कि वो एज पर स्केड्यूल होंगे, और बाकी जो क्लासेस है उनके बारे में डिसीजंस का ऐलान किया गया, क्योंकि उसमें हुकूमत ने प्रायोरिटी अपनी तय की कि बच्चों के मुस्तकबिल और सेहत हमें दोनों बहुत अहम है। सो हुकूमत ने कोरोना से मुतासरा अजला में पहली से 8वीं जमात के स्कूल जो है वो 28 अप्रैल तक बंद करने का ऐलान कर दिया है। 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे जो है 19 अप्रैल से SOPs के तहत खुलेंगे। वैसे बहुत सारे लोग इस पे क्वेश्चन भी कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि 9वीं से 12वीं तक जो है ये बड़े क्रूशल एकेडमिक ईयर्स होते हैं। इसमें तालीमी हद जो है ना, इसको आप नहीं किसी भी तरह से टॉलरेट कर सकते। मई के तीसरे हफ्ते की बात की जा रही है, जो कि तकरीबन फिर हमें समझ ये लगती है कि वो चौथे हफ्ते के अंदर मामला जा रहा होगा, कि कहीं हम तीसरे हफ्ते में तो ईद के मामलात हो रहे होंगे, तो लोग शायद उसके बाद कुछ आगे हमें देखने को मिलेगा। अभी फैसला मुझे लगता है कि इसके ऊपर दोबारा ये सोचेंगे भी जो हालात हैं। कोरोना वबा की तीसरी लहर के बायस तालीमी इदारों में तदरीसी अमल से मुतल्लिक NCOC का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी और सूबाई वज़ीर तालीम और सेहत ने शिरकत की। बाद में वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने मीडिया को बताया है कि 28 अप्रैल को दोबारा इस मामले का जायज़ा लिया जाएगा।
कि स्कूलों को ईद से पहले खोलना है या ईद तक बंद रखना है, या 8वीं जमात तक के बच्चों के लिए? बच्चे जो हैं वो तो बड़े खुश हैं इस सारी सूरत हाल पे। उनकी तो ईद हो गई कल। उनकी तो ईद होगी, सही बात है, वो तो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन 9वीं से 12वीं जमात तक के जो इम्तहानात हैं उसका फैसला किया गया कि मई के तीसरे हफ्ते में होंगे। ओ लेवल ए लेवल इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, शफकत महमूद का कहना था कि कोरोना से मुतासरा अजला में यूनिवर्सिटीज़ की ऑनलाइन क्लासेस होंगी, और कोरोना से मुतासरा अजला में लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला, मुल्तान, भावलपुर, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, टोबा, टेक सिंह, रहीम यार खान, डीजी खान, शेखुपुरा के अजला शामिल हैं। अब तो हर तरफ से रिपोर्ट आ रही है। ऐसे ही है। कल पिछली वेव में ना गाँव के इलाकों से ये सुनने को मिलता था कि नहीं आपके तरफ ही है कोरोना, हमारी तरफ नहीं है। लेकिन अब तो लिया और बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स और बहुत सारे ऐसे इलाके जो कि दही इलाके समझे जाते हैं, अगर आपका देहात से कोई ताल्लुक है तो आपको वहाँ से खबर मिलती है कि वहाँ पर भी जो है केसेस सामने आ रहे हैं, लोग थोड़े से जो है कंसर्न है। इसी हवाले से बात कर लेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद हमारे साथ मौजूद हैं। जो फैसले किए गए उस पर पंजाब ने जो है ये तजवीज़ दी थी कि स्कूल खोल दिए जाएँ। तो मुराद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या ज़्यादा मुस्बत केसेस वाले शहरों में 8वीं तक क्लासेस बंद रखने और 9वीं से 12वीं तक स्कूल खोलने का जो फैसला किया गया है, तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और रजामंदी के बाद किया गया है, आपकी रजामंदी थी इसमें? जब आप इस तरह के फैसले करते हैं तो आप स्टेक होल्डर्स, इसमें जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट ही है। आप इसमें ये नहीं कर सकते कि सबसे पूछना कर शुरू करें जी स्कूल बंद करने के नहीं। जो एक सबसे ज़रूरी चीज़ इसके अंदर है वो हेल्थ डिपार्टमेंट है। अस्पतालों में बिस्तरे नहीं हैं, और अगर अस्पतालों में आ रही है प्रॉब्लम और बाकी चीज़ों में जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो सबके सामने हैं। सो इसलिए उसके ऊपर ये तो जो डाटा हमारे पास आ रहे हैं उसके ऊपर फैसले किए जा रहे हैं। जब इस तरह के इमरजेंसी फैसले किए जाते हैं तो उसमें स्टेक होल्डर्स को तो नहीं बिठाना होता। जी, वेरी गुड रीजनिंग सर। लेकिन ये बात निजी स्कूल के मालिकान को समझ नहीं आ रही। वो मुसलसल स्कूल को बंद रखने पर शदीद तशवीश भी है उनको। उनका कहना यह है कि लाखों लोगों का रोजगार भी तो तालीम से मुंसलिक है। इस हवाले से आपके निजी स्कूल्स के नुमाइंदों से गुफ्तगू हुई है, उनके जो कंसर्न्स हैं उनको कैसे एड्रेस करेगी गवर्नमेंट? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि 70% जो पंजाब में स्कूल्स हैं ना वो 5,000 से कम फीस वाले। मैं ये बात बिल्कुल समझता हूँ, मगर अभी भी मेजॉरिटी पंजाब तो खुला हुआ है। किस बात की इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है? हमने तो 12 से 13 डिस्ट्रिक्ट्स बंद किए हैं, बाकी 20 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट्स, 22 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट्स खुली हैं इस वक्त। सो मेरे ख्याल से इतना बड़ा इशू नहीं जितना बड़ा इशू बनाया जा रहा है प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से। उनको सिर्फ प्रॉब्लम ये जी लाहौर क्यों बंद, सिर्फ लाहौर पे आके ना इशू बन जाता है, और ये इशू बनाने वाले भी लाहौर वाले हैं। सो इसलिए कोई ऐसा इशू नहीं है, मेजॉरिटी पंजाब जो है वो खुला हुआ है। सो इसलिए मेरे नहीं ख्याल से दैट बिग अ प्रॉब्लम। हमने अपने बच्चों की सेहत देखनी है और अपने टीचर्स की सेहत देखनी है, और जो है वो आपको पता ही है किस तरह इन्फेक्शन रेट बढ़ा हुआ है। ठीक है सर, ये भी हमें बताएं कि इम्तिहानात के हवाले से तो वाजे कर दिया गया कि मई के तीसरे हफ्ते में इम्तिहानात होंगे। फिर शफकत महमूद साहब ने कैम्ब्रिज के हवाले से भी कह दिया कि OA लेवल्स के जो इम्तिहानात हैं वो भी होंगे। हालांकि बच्चे तो अब एहतजाज करते हुए सड़कों पर भी आ गए हैं। बोर्ड इम्तिहानात के दौरान SOPs को यकीनी कैसे बनाया जाएगा? देखिए जी, बोर्ड वालों के साथ पूरी डिस्कशन इस वक्त हो रही है। मेरी डिस्कशन O लेवल्स A लेवल्स वालों कैम्ब्रिज के साथ भी हुई है। पूरे इंतजामात किए जा रहे हैं, पूरे अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, SOPs को फॉलो किया जाएगा। और देखें, हर बंदा कहता है कि O लेवल्स A लेवल्स के तो 1 लाख से भी कम स्टूडेंट हैं। मेन जो मरहला है वो है बोर्ड के एग्ज़ाम का, जिसमें 40 लाख बच्चा है जो हमारा बोर्ड है उसका। सो अरेंजमेंट सारे किए जा रहे हैं, सब चीज़ें SOPs के तहत होंगी। मेरे ख़्याल से जितने दुनिया ने मुझे पिछले 2 हफ्ते में फ़ोन किया ना कि एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए, काश के वो बच्चे मुझे जितनी एफ़र्ट कर रहे थे ना फ़ोन और SMS और WhatsApp करने की, यही टाइम वो पढ़ाई पे लगाते तो ज़्यादा बेहतर था। क्योंकि इतने कॉल्स किसी को करना, इतने WhatsApp करना, इतने मैसेजेस करना, इसकी बजाय उनको चाहिए था कि वो पढ़ा। ठीक है, लेकिन उनकी सेहत जो है वो इस वक्त एक बड़ा कंसर्न है सर, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। अभी इस वक्त जो है 2 डिवीज़न की गई है, पहली से 8वीं तक और फिर 9वीं से लेकर 12वीं तक। 2 हफ्ते के बाद अगर सूरत हाल बेहतर हुई तो क्या कंसिडर किया जाएगा कि छोटी क्लासेस के लिए भी स्कूल ईद से पहले खोल दिए जाए, और 28 अप्रैल को आपने रिकन्सिडर करना है सारे डिसीजन को? बिल्कुल, अगर हमने 2 हफ्ते में दोबारा बैठना है, क्योंकि ये देखें जो प्रॉब्लम आ रही है ये वीक टू वीक की प्रॉब्लम है। ये वो प्रॉब्लम नहीं है कि हम जी 2 महीने का फ़ैसला कर लें, इतने लंबे फैसले कर लें, बिल्कुल भी नहीं।
जो सूरत हाल इंशाअल्लाह ताला हम तो समझते हैं बेहतर होगी। अभी भी आप आज जो हमने सारे नंबर्स वगैरह सारे बैठ के डिस्कस किए, जो कर्व है वो फ्लैटन होता जा रहा है, जो ऊपर की तरफ ट्रेंड जा रहा था वो फ्लैटन होना शुरू हो गया। सो आप देखना कि 2 हफ्ते के बाद अगर हम समझते हैं कि स्कूल्स खुलने चाहिए, मगर एनसीओसी की तरफ से आया कि नहीं जी अभी थोड़ी सी ब्रेक दे दें, क्योंकि अगर हम इसमें से निकल गए इंशाअल्लाह ताला तो फिर हमारे लिए आगे जाके कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। सो तभी हमने फैसला किया, और अगर 2 हफ्ते के अंदर सिचुएशन बेहतर नजर आती है बिल्कुल स्कूल पहले खुल जाएंगे ईद से, बिल्कुल ठीक है। सर एक और मामला ये है कि एक तो बच्चे इसलिए शायद आपको मैसेजेस या फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं कि वो ये कहना चाह रहे होंगे कि हम उस तरह से पढ़ाई नहीं कर पाए, और दूसरा जब तक डेडलाइन ना बच्चे के पास हो बच्चा उस तरीके से पेपर की तैयारी भी नहीं कर पाता। तो लेवल ने तो कब से डेडलाइन दी हुई थी, लेकिन उनको ये इतराज था कि जोन 4 के तमाम स्कूल्स जो एरिया हैं उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो हमारे यहाँ पर भी तो एक तजब्जुब था ना, एक पता ही नहीं था, गैर यकीनी की सूरत हाल थी। लेकिन एक और चीज़ जो अहम है, अगर स्कूल खोले जाते हैं तो असातिज़ा और तलबा की वैक्सीनेशन के लिए क्या किया जाएगा? चले 18 साल से छोटे बच्चों को तो हम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन खुसूसी तौर पे असातिज़ा के लिए जो है, ताकि तालीमी सरगर्मियाँ खुली रहें, उनको वैक्सीनेट कर दिया जाए। बात डॉक्टर्स के साथ भी, एनसीओसी के साथ भी, सबके साथ डिस्कस हुई है कि टीचर्स को वैक्सीनेशन की प्रायोरिटी दी जाए, और मैं समझता हूँ बिल्कुल देनी चाहिए। केपीके ने भी कहा कि उनका भी यही इस पे मौक़िफ़ था बिल्कुल, और बाकी सब सूबों का यही मौक़िफ़ था कि टीचर्स को प्रायोरिटी दी जाए, ताकि हम अपना जो सिस्टम है उसको रेगुलेट कर सकें और इस सिस्टम को आगे सही तरह जल्दी से जल्द नॉर्मेलिटी पे ला सकें। जितनी जल्दी ये नॉर्मल पे आएगा, ये पूरा जो एक इतने अरसे से, अब आप देख लें पिछले 1 साल में मेजॉरिटी जो टाइम है वो बच्चों ने गुजारा है घर पे। सो हम तो चाह रहे हैं कि जितनी से जल्दी ये नॉर्मेलिटी पे आए ये सारी सिचुएशन, ताकि जो लर्निंग लॉसेस हो चुके हुए हैं उनको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी चीज़, इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल, छोटे प्राइवेट स्कूल ओनर्स हैं, बहुत सारे स्कूल बंद हो चुके हैं और बहुत सारे स्कूल्स बंद होने की तरफ चले जाएंगे। सो इसलिए इन सब चीज़ों को हमने साइड बाय साइड देखना है कि लर्निंग लॉसेस, प्राइवेट स्कूल्स, सबकी सेहत, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो बच्चों की और उनकी फैमिलीज़ की सेहत, इन सब चीज़ों को साइमल्टेनियसली देखना पड़ रहा है। बिल्कुल सही सर, लेकिन आईन पाकिस्तान के रूह से 5 साल तक की उम्र के बच्चों के प्राइमरी एजुकेशन जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिस्पांसिबिलिटी है, लेकिन ये रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट नहीं पूरी करती, जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूल जो हैं वो भी मुतालबात कर रहे हैं। जहाँ स्कूल मालिकान मुतासिर हो रहे हैं, वालिदैन भी तो मुतासिर हो रहे हैं, यानी उन्हें बाकायदगी से फीस देनी पड़ती है, भले स्कूल बंद हो, भले क्लासेस हो रही हो ना हो। बल्कि अब तो बहुत सारे स्कूल जब ये कह रहे हैं कि वो जो 20% रेज होता है वो रेज भी लगाएंगे, फीस में इजाफा भी करेंगे। तो क्या वालिदैन को भी कोई रिलीफ दिया जाएगा कि अगर उनकी आमदन कम हुई है, उनकी नौकरी गई है, उनके 2-4 बच्चे हैं और उन्होंने उनको पढ़ाना भी है, तो वहाँ भी लर्निंग लॉसेस ना हो, उनको भी रिलीफ दिया जाए कि वो पैसे जो हैं उसमें डिस्काउंट, जो पंजाब ने पिछले साल फीसों में 20% रियायत दी थी, इस दफ़ा भी कोई ऐसी तजवीज़ देर गौर होगी? इसमें मैं आपको ये बताऊं कि आप देखेंगे पहले 6 महीने हमने फीसों को कम कर दिया था, पेरेंट्स को रिलीफ दिया था 20% का। उसके बाद ये हुआ कि पेरेंट्स ने फ़ीस देनी बंद कर दी, तो स्कूल बंद होने शुरू हो गए। ठीक है, स्कूलों ने भी, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने भी तो अपने टीचर्स को तनख्वाहें देनी है, उनकी भी तो फैमिलीज़ हैं आगे। सो जहाँ हमने उनको रिलीफ दिया, पहले पेरेंट्स को रिलीफ दिया, अब हमें ज़रा स्कूल्स को रिलीफ भी देना चाहिए। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा अपने जितने भी पेरेंट्स हैं कि ज़रूर बच्चों की फ़ीसें जमा करवाएं, क्योंकि उन स्कूलों ने भी तो अपने टीचर्स को तनख्वाहें देनी हैं। सो इसलिए हमें एक बैलेंस के साथ चलना पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते कि सिर्फ जी एक साइड को रिलीफ दे दिया जाए, दूसरी साइड को ना दिया जाए। मेरे ख्याल से एक बैलेंस से चलना पड़ता है जिसमें दोनों साइड्स को रिलीफ मिले। ठीक है, एक बैलेंस से चलना पड़ेगा। मुराद राज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने, और ये बैलेंस गवर्नमेंट ही मेंटेन कर सकती है कि उधर भी जो पेरेंट्स हैं जो तंग हो रहे हैं, फीस नहीं दे पा रहे हैं, उनको भी कुछ जो है इस पर सब्सिडी ही कहा जाए कि कुछ तो फ़ायदा दे दिया जाए, कुछ रिलीफ दे दिया जाए। और यही प्राइवेट स्कूल जो हैं जिनकी तादाद भी बहुत कम है, उनकी फ़ीस भी कई ऐसे स्कूल्स हैं बहुत कम होती है, उनको भी गवर्नमेंट ही रिलीफ दे। और फिर हमें कहते हैं कि आप कंपेयर ना करें, वो कहते थे जी गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वहाँ पे कोविड की पहली लहर के दौरान और मुसलसल इंटरनेशनली जो पूरी दुनिया में स्कूल्स हैं उन्होंने रिलीफ दिए पेरेंट्स को, क्या आप फीस ना जमा कराएं, आप उसकी टेंशन और स्ट्रेस ना लें। और ये गवर्नमेंट के रिलीफ पैकेजेस में शामिल था कि फीसेस जो है वो भी नहीं उस तरह से ली जाएंगी। लेकिन इस वक्त चूंकि हर स्टेक होल्डर के अपने अपने कंसर्न्स हैं इस हवाले से,
हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स के बहुत इस पे इतराज़ात हैं, उनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनके हवाले से हम बातचीत करेंगे। सर्विंग स्कूल अलाइंसेस के सदर मियाँ रिज़ा उर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और तशरीफ़ लाए। बताइएगा सर कि ये जो फैसला किया गया है स्कूल्स बंद करने का, इसमें आपकी मुशावरत, आपकी रज़ा शामिल है? इसमें पहले तो मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि जैसे वो फरमा रहे थे कि स्टेक होल्डर को हम नहीं पूछते हैं, पहले नहीं पूछते थे, लेकिन पीछे 1 फरवरी को मेरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से पर्सनली टेलीफोनिकली कॉल हुई और उसके बाद फिर मैंने उनको तमाम गुजारिशात पेश की अपनी कि हमें स्टेक होल्डर को कंसिडर नहीं किया जाता, हमारी बात को वेटेज नहीं दी जाती। तो उसके बाद चीज़ें ठीक होना शुरू हुई और फिर मेरी 16 मार्च को मुराद राज साहब से भी मीटिंग हो गई और उसी में ये फार्मूला हमने ही पेश किया कि एटलीस्ट बच्चों को आप एक दिन स्कूल आने दें ताकि बच्चों की स्टडीज़ का सिलसिला चलता रहे। ठीक है। और फिर 17 और या शायद 18 तारीख को आपके प्रोग्राम में ये बात दोबारा बड़े अच्छे तरीके से पूरी पाकिस्तान ने सुनी और देखी कि हमने ये फार्मूला पेश किया है। और उसके बाद फिर हमने 24 को लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे दोबारा ये फार्मूला पेश किया कि बच्चों को एटलीस्ट 1 डे स्कूल के साथ कनेक्ट रखें ताकि उनके 9-10th के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उनके इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, वो ठीक हो जाएं और साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं उनको भी स्कूल आने के लिए कम से कम एक दिन का टाइम दिया जाए ताकि वो टीचर के साथ इंटैक्ट रहें और अपनी स्टडीज़ की तरफ पूरी तवज्जो दे सकें। तो ये जो उनका क्लेम है ना कि आप मशावरत नहीं की जाती, ये पहले था, अब ऐसा नहीं है। अब ऑर्डर्स ऊपर से हैं, अब उनको मशावरत करनी पड़ती है। तो मैं पहले तो ये क्लियर कर दूं कि मशावरत की गई है और हमारा फार्मूला ही अप्लाई किया गया है। अच्छा, तो आप राजी हैं जो फैसला हुआ? एक्चुअली देखें, इसमें हम राजी इसलिए हैं कि 9-10th को एग्ज़ाम्स लेना बहुत ज़रूरी था, उनका आना बहुत ज़रूरी था, वो आ गए हैं, दैट्स वेरी नाइस। 1 to 8 जो बच्चे रह गए हैं उनके लिए हम इनसे दोबारा गुजारिश करेंगे कि आप इसको दोबारा कंसिडर कर लें, क्योंकि देखें जो इन्फेक्शियस रेट है लाहौर का वो 30 पे चला गया था, फिर वो 22 पे डिप हुआ, आज सुबह का जो रेट है वो 14.8 है, तो बहुत तेज़ी से डिप आ रहा है। तो इसको आप 10 डेज़ के बाद 8 डेज़ के बाद दोबारा कंसिडर कर लीजिए। अगर इसमें और डिप आता है तो आप लाहौर को, बाकी जो इज़ला आपने 14 इज़ला बंद किए हैं उनको भी आप खोल दीजिए। बिल्कुल सही। लेकिन आपके इल्म में होगा कि ये थर्ड वेव जब आई है तो ये उस वक्त ज़्यादा आई है जब एक तो बैरून मुल्क आमदनी रोकी गई लोगों की और फिर सब कारोबारी ज़िंदगी खोल दिया गया, यूनिवर्सिटी स्कूल सब वापस खोल दिए गए और फिर हमने देखा कि एकदम से तीसरी लहर जो है वो आई। इस तीसरी लहर में बच्चे भी बड़ी तेज़ी से इन्फेक्ट हो रहे हैं। सो आप क्या समझते हैं कि ये डिसीजन, जबकि जोन 4 के तमाम स्कूल्स ने, तमाम मुल्कों ने कैंसिल कर दिए एग्ज़ाम, उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं, आप असेस ग्रेड्स पे चले जाएं, हमारा ये फैसला कि नहीं जी, हर सूरत में एग्ज़ाम भी होने चाहिए और बच्चे भी स्कूल्स में आने चाहिए, आप समझते हैं कि ये सेहत की तरजीहात के लिहाज से बेहतर फैसला है? जी मैम, फर आपके 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि जो थर्ड वेव आई है ना, उसकी रीज़न्स आपने बयान किए हैं, मैं अपनी तरफ से एक ऐड करना चाहता हूँ, आप उसको कंसिडर कर लीजिए। जो लाहौर में जश्न बहारा लगा उसमें डेली जो फुटेज थी वो 3,50,000 थी, 8 दिन वो मेला लगा रहा, तो आप लगा लेंगे 30 लाख लोगों ने 8 दिनों के अंदर उस मेले में आए और बाहर चले गए। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन हुआ? लाहौर हुआ। और जो दूसरे अहम शहर थे जहाँ से लोग वहाँ आए और वो भी इफेक्ट हुए। अब जिन लोगों ने वो मेला अरेंज किया, उसके लिए सारे इंतजाम किए, उन पर कोई क्वेश्चनिंग नहीं की गई, जबकि बच्चों की तालीम के नुकसान करने वाले भी वही लोग हैं, बाकी कारोबार का नुकसान करने वाले भी वही लोग हैं। इस वक्त वो सारे छुप गए हैं, सारे अपने गायब हो गए हैं। सेकंड जो क्वेश्चन था आपका कि बच्चों को अफेक्ट किया जा रहा है, जो NCOC ने अपना लास्ट 2-3 दिन पहले एक ट्वीट की थी, उसमें उन्होंने ये क्लियर कहा था कि 3% रेशो थी बच्चों की फर्स्ट वेव में और थर्ड वेव में भी 3% रेशो है बच्चों की। और तीसरी मैं एक और इसमें ऐड करना ये चाहूँगा कि जब तक स्कूल खुले थे तो बच्चों की रेशो ना होने के बराबर आपके सामने आ रही थी। ये जो अब रेशो आपने देखा ना, एकदम से केसेस बढ़े हैं, ये तो जब स्कूल बंद हैं और बच्चे मार्केट्स में जा रहे हैं, पार्क्स में जा रहे हैं, डिफरेंट जगह पे जा रहे हैं, उसके बाद ये स्पाइक आया है। तो ये चीज़ें सारी कंसिडरेबल हैं, इसको वेटेज देनी चाहिए। साहब, अब तक जो नुकसान हो गया है तालीम का, उसकी अब तलाफ़ी कैसे होगी? हम कैसे जो है उसकी तलाफ़ी कर सकते हैं? दूसरा, हमारे पास इस साल तो बेस लाइन ही मौजूद नहीं है, पिछले साल तो बेस लाइन मौजूद थी, हमने बच्चों को पिछले साल के ग्रेड्स के ऊपर या परसेंटेज के ऊपर जो है प्रमोट कर दिया था। इम्तिहानात तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन आप समझते हैं शायद ये फैसला तीसरे हफ्ते का जो है मज़ीद आगे जा सकता है? सर, जाना तो नहीं चाहिए हमजा। इसमें देखें, अगर फैसला आप आगे कर देंगे ना तो बेसिकली आप अपने बच्चों को फॉरवर्ड करते जा रहे हैं, शिफ्ट करते जा रहे हैं विदाउट गेटिंग देयर नॉलेज और विदाउट, आप कह लें कि जो अल्लाह ने उनको क्वालिटीज़ दी है ना, आप उनको इस्तेमाल किए बगैर उनको आगे भेजते जा रहे हैं। हमारे पास जो हमारे ब्रेन में नए सेल्स बन रहे होते हैं, वो अगर हम साथ साथ कंज्यूम नहीं करते हैं तो वो हमारे सेल्स ज़ाया हो जाते हैं।
तो अगर बच्चों के पास कोई नॉलेज ही नहीं है, एक क्लासरूम का टीम वर्क नहीं है, टीचर के साथ कम्युनिकेशन नहीं है, स्कूल के साथ जो उसकी सारी कोलैबोरेशंस हैं वो मौजूद नहीं है, तो बच्चा बहुत कुछ लूज़ कर रहा है डेली की बेसिस के ऊपर। तो अगर आप ये सारा टाइम बच्चों का ज़ाया कर देंगे और आप बाद में कंसिडर करें कि बच्चा हमें वही आउटपुट दे जो वो बच्चे बनिस्बत दूसरे उन बच्चों के जिन्होंने पूरा साल स्कूलिंग की हुई है, तो वो मुमकिन नहीं होगा। तो इस पे हमें अपना बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, कॉन्शियस रहना चाहिए। सिर्फ हेल्थ वाले लोगों की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, इसमें जो बच्चों की ह्यूमन इंजीनियरिंग करते हैं ना, उनकी भी बड़ी वैल्यू है, उनकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है और उनको भी कंसिडर करना चाहिए। मुझे बड़ा एतराज़ है कि मुराद राज साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इनको ये नहीं करने चाहिए। चलो एक और बात उन्होंने की है वो हम आपसे पूछेंगे, बच्चे उनको क्यों मैसेज करते हैं, उनको क्यों कॉल्स करते हैं? क्या हमारे बच्चे इतने नालायक हैं कि वो एग्जाम्स खुद से नहीं देना चाहते? हमारे बच्चे परेशान हैं, उनको भी ज़हनी तनाव है इसकी वजह से, वो स्कूल नहीं जा सके, वो तैयारी नहीं कर सके, उनको भी अपनी सेहत मुकद्दम है। वो भी देखते हैं कि हम जाएंगे वहाँ पर SOPs कैसे होंगे, बड़े बड़े हॉल्स होंगे, गर्मी इंतहा की होगी। लेकिन 40 लाख बच्चा है जो मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम्स देगा और तकरीबन 1 लाख बच्चा है जो O लेवल्स के A लेवल्स के एग्ज़ाम्स जिन्होंने देने हैं। जो पीछे मुजाहरे हुए वो तकरीबन 1000 बच्चे की शमूलियत थी उसके अंदर, और जिन्होंने इनको कॉल्स की होंगी वो कोई 100 होंगे, 200 होंगे, 500 होंगे, 2000 लगा लें, 5000 लगा लें, 40 लाख कहाँ, 5000 कहाँ। ये बच्चे कौन है जो इनको कॉल कर रहे हैं? ये बच्चे वो हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं है। ये बच्चे कौन हैं? ये बच्चे वो हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड की हैं। जो अच्छे बच्चे हैं, आप 1 मिनट के लिए उनका एक सर्वे कीजिए, स्कूल वाइज सर्वे कर लीजिए, ऑनलाइन सर्वे कर लीजिए, उनसे पूछेंगे वेदर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं या आप नहीं देना चाहते हैं, तो वो बच्चे कहेंगे हम हर सूरत में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अच्छा, जो अच्छे बच्चे हैं, जिसने तैयारी की है, मैंने तैयारी की है फ़र्ज़ कीजिए, तो मैं तो चाहूँगा कि मेरी कैपेबिलिटी को वे किया जाए। ने क्यों कैंसिल कर दिया? बरतानिया के तो अपना होम कैम्ब्रिज वहाँ पर है, अगर वो ये डिसीजन, वहाँ पे तो थर्ड वेव भी नहीं, वो तो वैक्सीनेट भी कर रहे हैं, उन्होंने क्यों ये कर दिया कि जी हम नहीं बच्चों के एग्ज़ाम आप एस ग्रेड्स पे चले जाएँ? सऊदी अरब ने क्यों, ज़ोन 4 ने क्यों किया, सारे ने कह दिया कि जी आप एग्ज़ाम्स ना लें क्योंकि हम इस मामले को नहीं उस तरह से SOPs के तहत कर सकते। ये वो ममालिक हैं जहाँ वैक्सीन अवेलेबल हैं, ये वो ममालिक हैं जहाँ बेहतर इंतज़ामात भी हो सकते हैं, ये वो ममालिक हैं जहाँ बच्चों की तादाद भी इससे कम है जो पाकिस्तान में आप बता रहे हैं, और ये उनके अपने सिस्टम्स हैं, बट दे रिफ्यूज़ टू गो इनटू दिस प्रोसीजर। मैडम देखिए, कैम्ब्रिज ने ना एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के 3-3 पेपर्स होते थे, उन्होंने ये इस दफ़ा आसानी दी है कि आप कोई एक पेपर में अपीयर हो जाएं और जो आपके एवरेज मार्क्स उसमें होंगे हम बाकी पेपर्स में वही कंसिडर कर लेंगे। तो उन्होंने ये आपको बहुत सारी आसानियाँ दे दी हैं। और इसके बाद ये है कि ये मैट्रिकुलेशन की तरह सिस्टम उनका नहीं है कि अगले साल 12 महीने के बाद जाके होगा, ये 4 महीने के बाद दोबारा अपीयर हो सकते हैं। तो उन्होंने सिर्फ इसको आप कह लीजिए कैंसिल नहीं किया, उन्होंने पेंडिंग की है फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स। वो इसको अगस्त में या सितंबर में दोबारा इसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे। आप लोगों से जानना चाह रही थी कि इसकी वजह के इसका रीजनिंग कि हमने इंसिस्ट किया है कि एग्जाम्स होने ही होने चाहिए। हमें नहीं लगता कि हम अपने बच्चों की असेसमेंट खुद ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं, हम भी पेंडिंग हम पे प्रेशर आता है, कोई तो वजह है जिसकी वजह से अवॉइड कर रहे हैं सब लोग इस डिसीजन को, जो कि पूरी दुनिया ने। मैडम ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अवॉइड कर रहे हैं। हमारे खित्ते में अगर आप देखें ना तो सिर्फ इंडिया ने इसको किया है, कैंसिल किया है, अदरवाइज किसी और ने नहीं किया। मलेशिया है या आप बांग्लादेश लगा लें या जो जितने सिंगापुर है, बाकी जो आसपास की कंट्रीज़ हैं उन्होंने नहीं किया। इंडिया ने क्यों किया? क्योंकि देखें इस वक्त वर्ल्ड में हाईएस्ट रेट ऑफ इन्फेक्शियस जो है वो इंडिया में है। डेली वहाँ पे तकरीबन मेरा हाल 40 से 45 हज़ार केसेस आ रहे हैं। नहीं, अब तो 1 लाख का चले गए। तो आप देखें वहाँ पे इस रीज़न की वजह से किया गया, अदरवाइज़ नहीं किया गया। और देखें जो भी पेरेंट है या कोई भी है, अगर आज फ़र्ज़ करें मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ तो ये मेरा इम्तिहान है, ये मेरा टेस्ट है। जब तक मैं टेस्ट नहीं दूंगा, मैं उसमें अपीयर नहीं होऊंगा, तो मैं कैसे अपनी क्वालिटी को जज करूंगा? देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से भी जो फैसले किए जा रहे हैं और बच्चों की सेहत के हवाले से पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान है। बेहतर फैसले किए जाएँ और हमारे बच्चे जो हैं वो तालीम के साथ भी महफूज रहें, और तालीम के बगैर अगर महफूज रहना पहले है तो महफूज पहले रहें। मियां रिज़ा और रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और रमज़ान मुबारक की आमद है। उस हवाले से हम आपके साथ शेयर करेंगे कि शहरी महंगाई के
बम जो हैं उन पे मुसलसल गिराए जा रहे हैं, मुसलसल परेशानी का शिकार हो रहे हैं। एक तरफ कोरोना वायरस के दर्दंगे तसलसल है, लॉकडाउन की सख्तियाँ हैं, दूसरी तरफ बेकाबू महंगाई है, अशिया की आसमान को छूती कीमतों ने शहरियों के होश उड़ाए हुए। बिल्कुल ऐसे ही है फराज। ये देखें, ये तो आम तौर पे हम रमज़ान की बात देखें तो पूरी दुनिया में जब कोई ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। पाकिस्तान में हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर देते हैं, मनमाने रेट्स होते हैं। फ्रूट वाला है तो वो फ्रूट इतना महंगा कर देता है क्योंकि उसको पता है कि इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। जिस चीज़ को आप हाथ मसाला जात को हाथ लगाने वो महंगे हो जाते हैं। ये हम खुद से, हम अगर हुकूमत की बात करें तो वो हम करते ही हैं महंगाई के ऊपर। हम अपनी बात करें तो हम कितना कुछ गलत कर रहे होते हैं वो हम नहीं देख रहे होते और हम कहते हैं तो हमारा हक है, शायद हमने फ्रूट महंगा कर दिया, सब्जी महंगी कर दी, मसाले महंगे कर दे, मशरूबात महंगे, जो चीज़ इस्तेमाल ज़्यादा होती है वो जिससे हमें मना किया गया ना, हमने वो सब करना होता है। सो ये लेकिन एक कम से कम सूरत हाल होती है कि अब हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ पैकेजेस आते हैं, प्राइसेस कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है या कम से कम वो मेयर्स नजर आते हैं। इस दफ़ा इस हवाले से बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि सस्ता बाजार नहीं मालूम है उन्हें अभी तक कि कहाँ पे लगेगा, उसमें कितनी रिलीफ उन्हें मिल पाएगा, क्योंकि लोग खरीदारी जो अमूमन करते हैं ना वो रमज़ान से पहले करते हैं। वो रोज़ों में बड़ा मुश्किल होता है कि वो जाकर तो बेसिक चीज़ें जो है वो खरीद सके, तो वो ले आते हैं पूरे महीने। 7 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज की बात की गई थी। अब देखें 1 हफ्ता रह गया, सिर्फ 1 हफ्ता, यानी कि लोगों ने अभी ही जाके जो है परचेजिंग करनी है रमज़ान के लिए। फिर हम ये भी है कि हमने रश भी नहीं होने देना मार्केट्स के अंदर, और अगर हम आखिरी 2-3 दिनों के अंदर ये मामला कर रहे होंगे तो रश कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोग जाना ही नहीं चाहेंगे कि हम इधर जाएं, हम कोविड करवा के वापस ना जाए। लेकिन वो जो जिस आदमी को जैसे कहते हैं पेट भरना होता है हमजा, फिर उसके लिए कोविड कम तरजीह रह जाती है। इसीलिए रेगुलेट करना जो है बड़ा ज़रूरी है हुकूमती लेवल पे। इस हवाले से हम जानेंगे कि क्या इकदाम लिए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रा जमशेद चीमा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया मुसर्रा साहिबा वक्त देने के लिए। फरमाइएगा कि रमज़ान पैकेज का ऐलान हुआ था, लोग खुश थे, लेकिन अमली तौर पर इस हवाले से अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा कि वो पैकेज कब तक मिलेगा, कब तक लोग उसके हवाले से ख़रीदारी कर सकेंगे, सस्ता बाजार कब तक लगाए जा सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले तो फरा आई वांट टू टेल यू कि 25 शबान से ऑनवर्ड हमारे पूरे पंजाब के अंदर 313 आइडियल किस्म के रमज़ान बाज़ार हम लगाने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपने जैसे अर्ज़ किया, आपने अभी फरमाया कि 7 अरब की सब्सिडी हम उसमें दे रहे हैं। और जो सबसे खुशाइन बात है वो ये है कि 2018 के जितने भी प्राइसेस थी तमाम चीज़ों की, जिसमें आटा, दाल, चीनी, फ्रूट्स, दालें, घी, 2018 की प्राइस के ऊपर मिलेंगी। और इसके ये जो रमज़ान बाज़ार है 313 पंजाब के तमाम इलाकों के अंदर, उनके अंदर हम कोरोना से रिलेटेड जितने SOPs हैं उनको भी फॉलो करेंगे, क्वालिटी भी इंश्योर करेंगे। और रमज़ान से 5 दिन पहले मेरा ख्याल है कि इनफ टाइम है कि अगर किसी ने पहले जो है जैसे आप फरमा रही थी कि शॉपिंग करनी हो या कुछ चीज़ें करनी हो। दूसरी जहाँ तक रहेगी बात, जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारी सोसाइटी पूरी दुनिया में आप देखें जहाँ भी रिलीजियस फेस्टिवल्स हों या कोई इस तरह के त्यौहार हों तो पूरी कम्युनिटी देखें, एज ए नेशन हम सब लोगों को अल्लाह ताला के साथ कारोबार का भी सोचना चाहिए कि अगर हम इस वक्त ज़ख़ीरा अंदोज़ी खाली ना करें। हम नहीं कहते कि आप लोगों को जाके अगर आप चैरिटी नहीं करना चाहते हो तो ये आपका और अल्लाह का मामला है, हम फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है कि आप जो क्वालिटी है उसी क्वालिटी के ऊपर जो मौजूदा निर्ख है उनके ऊपर आप दें। लेकिन अगर ये नहीं देंगे तो अब हमारे पास कानूनी बैकिंग भी है। हमने एंटी होर्डिंग जो अपना कानून बनाया हुआ है पंजाब ने, हम उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे और हम किसी सूरत भी ये जो माफिया है, ये जो लोग हैं, इनको हम अलाउ नहीं करेंगे। हम कानून के रेट कायम करेंगे और अपने जो हमारे डिजर्विंग बहन भाई हैं, मुस्लिम बहन भाई हैं, उनको इंशाअल्लाह ताला हम कॉम्पनसेट करेंगे थ्रू रमजान। ये जो कंपनसेशन है, ये जो एक्शन लिया जाएगा, ये भी 25 शबान के बाद ही लिया जाएगा, क्योंकि लोग तो इस वक्त जिन्होंने उधर जाके रमजान पैकेज से फायदा नहीं उठाना, जो बाकी जगहों से खरीदना चाह रहे हैं कि हम जाके खरीद लें, वो तो अभी उन्होंने परचेजिंग शायद कर भी ली है, खरीद भी ली है। लेकिन अगर अभी से कर लिया जाता है, जो मनमानी कीमतें ले रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन भी 25 शबान के बाद शुरू हो गया, यानी कि परसों के बाद। नहीं हमजा, ऐसा नहीं है। जो ये कानून तो हर वक्त एग्जिस्ट करता है ना, इसके लिए हमें किसी रमजान और किसी उस चीज की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर आप यकीन करें कि प्राइम मिनिस्टर साहब की अभी 2 दिन पहले भी जो हमारे साथ मीटिंग हुई है, इन प्राइम मिनिस्टर साहब का पहला और आखिरी कंसर्न इस वक्त ये है कि हम आवाम को रिलीफ कैसे दें। ही नोज
उनको बड़ी क्लैरिटी है इस चीज़ के ऊपर कि ये जो कोविड की वजह से जो आम तबका है, जो सफ़ेद पोश तबका है, जो गरीब तबका है, उनको बहुत बुरी हिट आई है। ऑल्दो बिजनेस कम्युनिटी भी से उन्होंने भी सफ़र किया है, लेकिन उस चीज़ के ऊपर हम उनको हर तरह की रिलीफ अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को बरूए कार लाते हुए, प्लस लोगों को, माफियाज को हम इंशाल्लाह हर लेवल पे फिक्स करेंगे। और उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि रमजान है या नहीं है, प्राइस रेगुलेट करना और क्वालिटी को इंश्योर करना वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी आर ऑन इट। बिल्कुल है। इस हवाले से बता दीजिएगा, जो मसला रहा है वो ये रहा है कि ज़िले इंतजामिया से ले लिए गए वापस इख्तियारात और प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो है वो नहीं उस तरह से इफेक्टिव हुई, मजिस्ट्रेट एंड देन फिर वापस उनको दिए गए। ये जो एक कन्फ्यूजन है कि किसने इन्फोर्स करना है और उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी है और उसकी बेस पे अफसरान जो है उनकी तय किया जाए कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। ऐसे इकबाल साहब की कल एक जो है वो ट्वीट आई, उन्होंने कहा कि जो अफसरान शाह से ज़्यादा शाह के इस वक्त मुरीद बन रहे हैं हम उनको देख रहे हैं। यानी क्राइटेरिया ये है अफसरान की परफॉर्मेंस का कि वो कितना पिछली हुकूमतों के खिलाफ जो है वो एक्शंस में हुकूमत की मदद करते हैं, ना कि ये कि वो आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए कितना काम करें। इस हवाले से कुछ आप कहना चाहेंगे कि उनकी ये तनकीद किस दर्जे बजा है और क्या वाकई आपने तायुन कर दिया है कि किसने इसको रेगुलेट करना है इन तमाम प्राइसेस को? जी बिल्कुल, हमने तायुन इसीलिए किया और कंफ्यूजन इसमें नहीं है। याद रखें कि जब नया फैसला आता है तो इसका मतलब ये है कि जो पहले डिसीजन हुआ था वो बहुत बुरी तरह से परफॉर्मेंस के हवाले से एक्सपोज हुए। तो जो मियां असलम साहब फरमा रहे हैं वो बात तो बिल्कुल ठीक है। और उसमें ये वाले जो लोग हैं, ये जो माफिया, प्रो माफिया एक ग्रुप है, ये बहुत कम लोग हैं। लेकिन हम जब देखें, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको ये बताएं कि हमारी नज़र आपके ऊपर है और अगर आप इस तरह के मजमूम इरादे रखते हैं तो गवर्नमेंट आपको देख रही है और आपको फिक्स किया जाएगा और आपको ये करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी बैड लक है और जिसको सफ़र अवाम ने किया कि जो पिछली गवर्नमेंट, उनका इन्फ्लुएंस इस, चूंकि ये एक ग्रुप है ना, ये इनके सारे इंटरेस्ट इकट्ठे हैं, ये एक दूसरे के। माजरत के साथ रिटेलर के ऊपर जाकर आप कहते हैं कि जी आप क्यों महंगा बेच रहे हैं, वो कहता है मुझे पीछे से महंगा मिला है, मैं कहां से सस्ता आपको दे दूं। ये एक माफिया जैसे ऑपरेट करता है कि अगर कोल्ड स्टोरेज लोगों ने वहां पर कार्रवाइयां की जाए और इस माफिया को कंट्रोल किया जाए, ना कि उस बेचारे रिटेलर को। जी आपने बड़ा अच्छा ये पहलू इसके ऊपर मैं आपको अर्ज करती हूँ कि देखिए, पाकिस्तान में सबसे पहले अभी फॉर द फर्स्ट टाइम इस तरह की भी लेजिस्लेशन हो रही है। जैसे पहले ये तो कि दुनिया में कहीं नहीं होता कि जो एसोसिएशंस होती हैं वो प्राइस फिक्स करती हैं, जैसे पोल्ट्री हो गई, जैसे मिल्क डेयरी वाले हो गए, जैसे चीनी वाले। आपको पता है कि अभी सबसे बड़ा जो इस मुल्क का स्कैंडल था उसको अगर हम काबू पाने में, उसके ऊपर अगर हमने काबू पा लिया तो ये तो कोई इशू ही नहीं है। इंशाल्लाह हमने ये जो कानून साजी की है फेडरल गवर्नमेंट ने कि कोई भी जो एसोसिएशंस हैं, अब इनका काम नहीं है प्राइस रेगुलेट करना, ये हम करेंगे। और उसका तरीका ये है कि आपकी जो कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट जो पूरी दुनिया में उनका मार्जिन, वो उनका राइट है, वो निकालने के बाद जो प्राइस बनती है हर चीज की प्राइस हम वही रेगुलेट करेंगे और उसको हम इंश्योर करेंगे कि उसके ऊपर आवाम को मिले। जब ये एसोसिएशन खुद ही रात को बैठते हैं कि अभी किस चीज की किल्लत करनी है, किस चीज को हमने ऊपर लेके जाना है, चाहे उसकी मांग है या नहीं है, शॉर्टेज है या नहीं है, तो ये कर लेते हैं। तो इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े अच्छे, खुशाइन और बड़े जो प्रो पब्लिक, प्रो आवाम जो उन्होंने डिसीजंस करे हैं, कानून साजी भी हम कर रहे हैं, तो इसका इंशाल्लाह इंपैक्ट आपको आने वाले चंद दिनों में नजर आएगा। ठीक है मुसर्रत साहिबा, अभी का हम आपको बता देते हैं कि अगर आप बाहर निकल के सिर्फ ये चेक कर लें कि फ्रूट की सूरत हाल क्या है या सिर्फ लीमू, एक चीज़ को आप पकड़ लेना तो आपको पता लग जाएगा कि इस वक्त कहाँ कहाँ पर दो नंबरी हो रही है, कहाँ कहाँ पर माफिया काम कर रहा है। और मजीद भी आपको पता लगता जाएगा जैसे जैसे रमजान के रोजे गुजरते जाएंगे, पहले अशरे से हम दूसरे अशरे में जा रहे होंगे। लेट मी ऐड एक और चीज के किसान को तलफ करनी पड़ी थी अपनी टमाटर की फसल, और अब टमाटर जो है 100 रुपए को छूने वाला है, 80-85 रुपए। और जैसे जैसे रमजान, ये सिर्फ टमाटर है जो हर चीज में डलना है। सो गवर्नमेंट भी इन चीजों को देख रही होती है कि जब वो किसान इतना एक्सप्लॉइट हो रहा था तो क्यों नहीं गवर्नमेंट कोल्ड स्टोरेज कर सकती कि ताकि जिस वक्त माफिया इसको ऑपरेट करने लगे तो गवर्नमेंट उस माफिया की कमर तोड़ने के काबिल हो। फरा, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब एक बहुत बड़ी नेशनल पॉलिसी बना रहे हैं जिसके ऊपर बैकएंड पे बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है। तो जब वो एग्जीक्यूट होगी तो मीडिया और आवाम को उसके समझ आएगी। बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ हमारी आधी से ज़्यादा फसलें ये सिस्टम और स्टोरेज सिस्टम ना होने की वजह से ज़ाया हो जाती है, जिसका नुकसान किसान को भी डायरेक्ट होता है और आपके मुल्क को भी होता है और ग़िज़ाई किल्लत भी पैदा होती है और उसका बाय प्रोडक्ट महंगाई तो होना ही होता है। इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब वर्किंग कर रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे, और एक और मैं अर्ज़ करूँ
कि पूरे मुल्क के अंदर हम एक पॉलिसी बनाने जा रहे हैं कि जहां पे हर जगह पे मसलन जब कॉस्ट प्राइस बढ़ जाती है ना ट्रैवलिंग की वजह से, कि टमाटर एक जगह पे पैदा होता है, दूसरे एक्सट्रीम एंड पे आपने जब पहुंचाना है उसमें वेस्टेज भी होती है, तो हम पूरे मुल्क के अंदर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाएंगे कि हर जगह पे सब्जियां उगाई जाएं, हर जगह पे ठीक है, यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जाएगी। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपका मेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी और रमज़ानुल मुबारक की आमद है, जहाँ पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, हम जो है मनमानी कीमतें ना दें और लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करें। ये ना समझे कि यही महीना है कि हमने इसमें कमाई कर लेनी है, दूसरे का सोचें प्लीज, सिर्फ गवर्नमेंट पे ना रहे, क्योंकि हम ही गवर्नमेंट हैं। गवर्नमेंट में भी जो लोग हैं वो इन्हीं घरों से, इन्हीं सोच से, इन्हीं स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग हैं। अगर हम करप्शन करते हैं, भले वो हम 2 सेबों के साथ एक सड़ा हुआ सेब डाल के समझते हैं हमने बड़ी होशियारी दिखा दी, तो फिर हमें इतना मार्जिन अपने सियासतदानों को भी और बाकी लोगों को भी देना चाहिए। अगर हम फरिश्ते नहीं है तो फिर हम कहें जी बाकी सब जो है तो वो सेब अरबों के पड़ जाते हैं, आपका सेब कुछ रुपयों में पड़ रहा होता है। खैर आगे बढ़ते हैं हम और बात करेंगे, आज तीसरा मैच है वनडे इंटरनेशनल पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान, और उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, क्योंकि अफ्रीका की जो टीम है पर अब वो भी अब बहुत ही हल्की हमें नज़र आ रही है। 5 बड़े खिलाड़ी तो निकल गए हैं, वो IPL खेलने चले गए और हैरत की बात यह है कि बोर्ड ने जाने दी। बिल्कुल सही, लेकिन पिछली बात को ना थोड़ा सा कंटिन्यू कर, चोरी कख दी और चोरी लख दी एक बराबर है, चोरी चोरी है अगर आप वो कर रहे हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर भी जो बात है वहाँ पे अगर आपको याद हो तो हम बात करते हैं हमेशा कि मेरिट के ऊपर जो फैसले होते हैं उनका हमेशा मेरिट की चोरी नहीं होनी चाहिए, मेरिट की चोरी नहीं होनी चाहिए, उसका हमेशा असर जो है वो नजर आता है, उसका असर हमेशा मिडिल ऑर्डर में नजर आता है हमें। हाँ, जिस ऑर्डर को भी आप हिला दें उस ऑर्डर में आपको वहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। सो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। इरफान ज़हीर हमारे साथ हैं। इरफान, कितने आज और कितने एक्साइटेड एंड होपफुल हैं कि साउथ अफ्रीका तो हो गया है थोड़ा कमज़ोर, तो हमें हो जाएगा उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा कि उनके प्लेयर्स नहीं हैं आज। जो क्रिकेट में कहते हैं कि आप कभी भी किसी अपने हरीफ को लाइटर नहीं ले सकते, वैसे भी नहीं लेना चाहिए। हाँ। और अभी भी टीम उनकी ठीक है, अच्छी है, क्योंकि जो लड़के उन्होंने ऐड किए हैं रिप्लेसमेंट के तौर पे वो काफ़ी सीजनड है, वो डोमेस्टिक बहुत ज़्यादा खेले हुए हैं और उनके पास एक्सपोजर भी अच्छा खासा है। बट आल दो के फ़र्क तो पड़ेगा ओबियसली, कि जब आपके बड़े नाम पर्टिकुलरली बॉलिंग के अंदर बात करें तो जैसे रबाडा चले गए, निगीडी चले गए, नोकिया चले गए, जो सबसे बेस्ट मेरा ख्याल है अभी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, और वैसे भी मेरा ख्याल है वो न्यू सेंसेशन के तौर पे एक नज़र आएंगे, जिस तरह का उन्होंने स्पेल दोनों मैचेस में किया, इवन दो पाकिस्तान में भी जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की, बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, तो मेरा ख्याल है वो एक न्यू आने वाले स्टार भी हमें तौर पे देखने को मिलेगा। डिकॉक भी हमें अच्छे लग रहे थे, वहाँ जाकर मसला हुआ। नहीं, इस दफ़ा डिकॉक और डुफ्लूसी तो हमें पाकिस्तान में भी आउट ऑफ सॉक्स नज़र आया, इधर भी वो कोई ऐसा वो जो क्रिज्मा उनसे हमें एसोसिएट होता था वो नज़र नहीं आया। तो ऑन पेपर हमारी जो टीम उनसे अब बेहतर भी नज़र आ रही है, वो लड़के भी कॉन्फिडेंट हैं, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी 3-4 चेंजिंग तो मस्ट करनी पड़ेंगी। एक तो शादाब की जगह पे उस्मान कादर ऑब्वियस ऑप्शन नज़र आ रही हैं, फिर दूसरी नंबर पे आसिफ की जगह पे नवाज का भी है, लेकिन उसमें हैदर अली को मेरा ख्याल है मस्ट करना चाहिए। दानिश की जगह आप समझ, दानिश की जगह पे एग्री विद यू कि हैदर अली, मुझे नहीं समझ आ रही कि वजह क्या है, उस गरीब का क्या कसूर है वैसे? देखें, यही हमारी अलमिया है कि हम पहले एक को ऊपर आसमान पे लेके जाते हैं, फिर जब दिल नहीं करता तो फिर नीचे ले आते हैं। आज से 6 मंथ पहले तक हैदर अली को कहा जा रहा था कि इसको टेस्ट भी खिला देना है, ठीक है जी, ये टेस्ट की भी कमोडिटी बना देंगे, ये हमारे पास एक ऐसा स्टार आ गया जो पाकिस्तान को शायद आने वाली कई नस्लों तक सर्व करेगा। तो अब आप उस बेचारे को चांस नहीं दे रहे, आपने हफीज़ को नहीं रखा इसी सोच के ऊपर कि हमारे पास एक नया लड़के को अब लेके चलना, उसको खिलाने पे खिला नहीं रहे। तो दानिश के साथ भी ज्यादती थी, ऑब्वियसली नया लड़का आया था, अभी उसको एक्सपोजर नहीं था, फिर वो T20 का बेसिकली वो समझा जाए। आसिफ भी मैं तो उसको T20 का प्लेयर मानता हूँ। अच्छा, आप मानते हैं? जी, ऑब्वियसली उसकी आप हिटिंग देखें, आप जिस तरह उनका स्टाइल ऑफ क्रिकेट है, क्योंकि ओडीआई में भी आपको थोड़ा सा इनिंग बिल्ड करनी पड़ती है, ये नहीं कि आप हर बॉल पे आप 6 मारने की ट्राई करें। हसन अली का क्या बन रहा है आज? हसन अली वापसी कर रहे हैं, खेलेंगे आज? सोर्सेज के मुताबिक यही था कि जी वो कोविड से रिकवर हुए हैं और उनको फटीग है। हसन अली जैसा प्लेयर बाहर नहीं बैठता किसी भी सूरत हाल में, उसका होना टीम में जो एनर्जी लेवल लेके आता है, और जिस तरह की वो बॉलिंग के साथ वो आपको कई दफ़ा मैच भी जिता देता है। और मैं कल सेकंड मैच में सोच रहा था कि अगर हसन अली जैसा अगर आपके फखर के साथ हसन अली होता तो मेरा ख्याल हम इजीली शायद ये मैच जीत जाते। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, जब डिकॉक ने सब कुछ किया, हमारी सरफराज मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं, अपील तो कर देते हैं,
जोरों शोर से आवाज तो उठा देती है, तो हम लोग टीम सोचती क्यों रहती है, हम क्यों, ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, इत्मीनान नहीं है हमें, हम डरे हुए हैं, हम सहमे हुए हैं, ना हमारा बोर्ड आवाज उठाता है, ना हमारे प्लेयर्स फील्ड में कोई अपील करते हैं, इसकी क्या वजूहत है? या फिर हमारे में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत ज्यादा है, हमने कहा ओके ठीक है कुछ नहीं होता। आपकी बात भी ठीक है कि बगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया मेरी मिस्टेक है। देखिए जितनी भी हमारे आप हिस्ट्री देखते आएंगे, सब कॉन्टिनेंट को सफ़र करना पड़ा और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा सफ़र रहा ऐसे किसी भी इंसिडेंट के अंदर। लास्ट पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका का जो टूर किया था, आपको याद होगा, सरफराज के ऊपर एक एलिगेशन लगी, वो मैच रेफरी ने इंटरवीन किया। ऐसा कोई कंप्लेंट लॉन्च नहीं हुई थी, ठीक है, लेकिन मैच रेफरी ने उस पर माइक हमारे लिए ज़रा जी माइक खतरनाक हो गया तो उस पर इवन बैन हुआ। उससे अलावा पिछले प्रीवियस कई हिस्ट्री हैं। फिर इसी तरह जो चीट ऑफ फील्डिंग के अंदर बात आती है, हमें मुझे याद है कि राशिद लतीफ़ को भी एक दफ़ा 2-3 मैचेस का बैन हुआ था। उन्होंने कैच नीचे से उठाया तो अंपायर को लगा कि आपको पता था कि आपने नीचे से बॉल को पिक किया, तो ये चीटिंग के जुमरे में आती है और आपको ग्रेजुअली उन्होंने फिर 1-2 मैचेस को बैन किया और कई मैचेस में हमने ऐसे भी देखा पास में। तो ये तो मैच उसमें देखा जाए तो ये बिल्कुल स्पिरिट के अगेंस्ट चीज़ की डिकॉक ने कि बिल्कुल नहीं बनता। हमने शोर क्यों नहीं मचाया? और अब अगर इस तरह के फैसले अभी भी होते हैं तो क्या हम ऐसे ही गुमसुम रहेंगे और चुपचाप कहेंगे जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे? या फिर इसमें हमारे ऊपर बोझ ये था कि साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई है, मैच खेल के गई है, तो हम जरा ना करें, हम थोड़ा सा एहसानमंद हैं उनके। यही हमारा प्रॉब्लम रहा है कि हम हर चीज़ को ग्रांटेड लेते हैं और अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। आपका जो स्टाइल है, आपका जो किसी से कम्युनिकेट करने का मसला, चाहे वो इंडिया के खिलाफ खेलने की बात आती है, आईसीसी का कोई मसला आता है, आपके प्लेयर्स के ऊपर जिस तरह के बैन लगे, हाँ जी, सईद अजमल पे लगा, मतलब शुएब अख्तर पे लगा, हर बॉलर पे लगा, हफीज पे लगा, आपके बोर्ड ने क्या किया? कभी किसी के लिए स्टांस के लिए किसी के लिए फाइट नहीं की। तो वो तो हमारी एक हिस्ट्री नजर आती है। बहुत फाइट करते हैं जी, आपस में बहुत फाइट करते हैं। टीम में तो बहुत फाइट करते अच्छा, हैं। अभी हम ऊपर से अपने नीचे मिडिल ऑर्डर की बात करें, हमारे पास बेस्ट मिडिल ऑर्डर यही है जो हमने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके ले गए। हमें हारिस सुहेल की कमी क्या महसूस हो रही है? हफीज तो वहाँ पर मौजूद है, कोई मसला ही नहीं है, उनको हम खिला सकते थे, लेकिन हारिस सुहेल की हमें कमी महसूस हो रही है, हमें इमाद की कमी महसूस हो रही है। ये बिल्कुल नज़र आ रहा है। आपके ये जो पर्टिकुलरली देखें, आपको किसी क्रंच मोमेंट के ऊपर आके पता चलता ना कि आपके मिडिल ऑर्डर की क्या वर्थ थी। हाँ जी, जिस तरह आपका मिडिल ऑर्डर हारिस सुहेल लास्ट 2 ईयर से 3 ईयर से लेके चल रहा था और 42 की एवरेज के साथ था। हाँ जी, और मेरा ख्याल है सबसे एस्टेब्लिश प्लेयर बन चुके थे अब आपके, और आपने उनको बाहर निकाला टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती, T20 परफॉर्म करता है, टेस्ट खिला देते हैं, टेस्ट की परफॉर्म नहीं होता तो ओडीआई से निकाल देते हैं। तो ये लैपटॉप के सॉफ्टवेयर का इशू है। हाँ जी, वो फिर उसके अलावा हमने शुरू में भी बात की थी, इमाद किसी सूरत हाल में बाहर नहीं होता। वो इकॉनमी के लिहाज से बात करें तो अभी भी टॉप 5 के अंदर आता है, T20 के अंदर भी, ओडीआई के अंदर भी। और न्यू बॉल जिस तरह की ज़बरदस्त वो दोनों फॉर्मेट के अंदर करते हैं, और क्रंच मोमेंट के ऊपर जिस तरह का वो प्रेशर हैंडल करते हैं, और बैटिंग तो अच्छी खासी करते हैं। मेरा ख्याल है शदाब से वो कई गुना अच्छे बैट्समैन भी हैं, बेशक। तो वो आपका उनको ना खिलाना, ना लेके जाना, क्या स्टेट ऑफ माइंड है? मिसबा और वकार मुतहम्मिल हो सकते हैं जिस तरह के ये अभी भी जो तनकीद की जा रही है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर जिस तरह हमारा स्टम्बल कर रहा है उसमें कोई भी जिम्मेदार खिलाड़ियों को नहीं करार दे रहा है। हमेशा टीम सिलेक्शन के ऊपर बात आ रही है, तो क्या आपके ख्याल में वो इतने मजबूत हो गए हैं कि वो ये इस मामले को सह जाएंगे? देखें, अभी तो ऑब्वियसली सारा उन्होंने मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर पे डाल देना है, क्योंकि उन्होंने कहा जी हमारा इनपुट नहीं लिया गया था। मीडिया में पहले ही ये न्यूज़ आनी शुरू हो गई थी कि कुछ प्लेयर मिसबा ने मांगे और उसने बाबर ने भी डिमांड की है, वो नहीं दिए गए। तो कहने की ये चीज़ है कि ये तो चीज़ें समहाउ हमें भी पता है कि किस तरह सेटल की जाती हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि आपके कैप्टन को बड़ा होना पड़ेगा। आपने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राउंड में जिसने लड़के लड़ाने हैं उसको सामने आना पड़ेगा, उसे अपनी लाइफ को थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ वाली पर्सनैलिटी बनानी पड़ेगी। उसको बताना पड़ेगा कि मुझे ये प्लेयर चाहिए और मैंने ही लेके जाना और मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ हर चीज़ का, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आज के मैच के वाले से बात करें मिडिल ऑर्डर के अंदर, तो मेरा ख्याल है हैदर अली को मस्ट खिलाना चाहिए और आसिफ की जगह सरफराज को भी खिलाना चाहिए। अच्छा, एक बड़ा मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि जब आपका कोई एक्स कैप्टन या कोई भी बड़ा प्लेयर अगर वो स्क्वाड के अंदर है तो वो खेलता है। अगर वो आपको लगता है टूवर के ऊपर कि ये सेकंड प्लेयर है हमारा, तो उसको प्लीज खुदारा ना लेके जाए। आप रुहेल नजीर को लेके आए, उसको ग्रूम करने की कोशिश करें, आप उसको ग्रूम करें और लेके जाएं, और इसी तरह लड़के प्रिपेयर होते हैं, अदरवाइज ये सबके साथ जाती है। बिल्कुल जी इरफान, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने आप आए और नाराय आपने बताई। हम तो यही उम्मीद करेंगे कोई भी चल जाए, एक चल जाए, लेकिन मैच जीत जाए। बिल्कुल सही। और दुश्मन को धूल चटाने के लिए ज़रूरी होता है कि आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक और मेरिट जो है उसको बरकरार रखा जाए। सो हम आगे चलेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान,
रोशनियों के शहर कराची हम कराची की बात कर रहे थे, जहाँ पर कई बरसों से बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन इस दफ़ा जिस मसाइल का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है कि एक ऐसा शोबा जहाँ पे हमने देखा लाहौर ने एक सेफ सिटी बना लिया है, इस्लामाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो सामने आ गया। उसके ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन कम से कम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद तो है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को कराची में देख लें तो ये मंसूबा 6 साल से इंतवा का शिकार है और महज जिसे कहना चाहिए इजलासों तक ही इसका काम महदूद होकर रह गया है। सेफ सिटी मंसूबे का आगाज़ 2015 में हुआ था, जिसके तहत शहर में, पूरे शहर में 10,000 कैमरे लगाए जाने थे। पहली बात तो ये कि वो कैमरों की तादाद भी कम थी इतने बड़े शहर के हवाले से, लेकिन चले 10,000 ही लगते। गाड़ियों के नंबर प्लेट्स भी जदीद सिक्योरिटी फीचर से आरास्ता करनी थी। महकमा एक्साइज की टैक्स कलेक्शन भी इसी नंबर प्लेट के जरिए की जाती थी। लेकिन मंसूबे की लागत जो है इब्तदाई तौर पर 10 अरब रुपए थी, जो अब ताखीर और वक्त गुजरने के साथ साथ 30 अरब रुपए होगी। हाँ जी, और ये मजीद बढ़ जाएगी, इस पे आप उम्मीद रखें, क्योंकि कोई ये मंसूबा मुकम्मल होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ ही आपको कराची के हवाले से एक दिलचस्प खबर है, वो आप तक पहुंचाते हैं कि मामला ये है 100 के करीब शहरियों को उनसे छीने गए मोबाइल फ़ोन वापस मिल गए हैं। वैसे कराची में जो है ना ये रिवायत नहीं है। ऐसा मुमकिन हुआ है पुलिस और इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन की लॉ एंड ऑर्डर कमेटी की मुश्तरका काविशों से, और शहरियों का कहना है उन्हें तो अब तक ही यकीन नहीं आ रहा कि जो मोबाइल फ़ोन डाकू उनसे छीन कर ले गए थे वो उन्हें वापस मिल गए हैं। वो कितने हैरान हैं, कितने परेशान हैं और कितने खुश हैं, वो हम आपको मेरा चोरी हुआ था, बेटा एग्ज़ाम देने गया हुआ था बफर जोन में, वहाँ से स्मैच हुआ था और तकरीबन 2 साल बाद रिकवरी हुई है आज। मेरा मोबाइल फ़ोन गुम हुआ था हुसैनाबाद फेडरल बी एरिया गन पॉइंट पे, और मेरे को ठीक 6 महीने बाद अभी मिला। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह CPLC का और मिनाज गुलफाम का। जो फ़ोन चोरी का मार्केट में बिकने आता है उसको रिकवर कर लिया जाता है, बशर्त उसकी कंप्लेन होनी चाहिए। लोग कंप्लेन कराते नहीं हैं तो फ़ोन मिलता नहीं है। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं। 3 साल पहले मेरे सिस्टर का मोबाइल फ़ोन था, वो चोरी हो गया था माल से, तो खुशी हो रही है कि माशाल्लाह पुलिस ने काम किया है। खुशी हो रही है लोगों को जिनको उनके गए हुए फ़ोन मिल गए हैं, तो गाड़ियाँ नहीं मिल रही होती वापस, बहुत सारी चीज़ें। सो इस हवाले से हम 92 न्यूज़ के नुमाइंदे फयाज यूनुस से बात करेंगे। फयाज, हमें बताइएगा कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि छीने गए मोबाइल जो 2-2 साल के बाद वापस आ गए? देखिए, बिल्कुल कराची पुलिस जो है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एसोसिएशन के साथ और CPLC के मिलकर एक मुश्तरका कमेटी बनाई थी, जिसके दौरान अब तक जो है 5 करोड़ रुपए से ज़ायद के मोबाइल फ़ोन जो है चोरी और छीने गए जो है कराची के शहरियों को वापस किए जा चुके हैं। ये काफ़ी बड़ी खबर है, क्योंकि कराची के शहरियों से जब मोबाइल फ़ोन चोरी या छिन जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बेउम्मीद हो जाते हैं कि उनकी चीज़ें वापस मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। लेकिन कराची पुलिस ने एक कमेटी बनाई थी, जिसके दौरान जितने भी शहरियों से स्नैचिंग होती थी, गाड़ियाँ चोरी होती थी, छिनती थी, वो CPLC में अपना डेटा जमा कराते थे, जिसका तमाम तर डेटा जो है तमाम तर मुतल्लिका हुकाम से शेयर किया जाता था। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एसोसिएशन ने कानून बनाया था कि जितने भी दुकानदार मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं वो उसके जो परचेज सेलर है उसकी NIC की कॉपी और उसका डेटा रखेंगे, ताकि अगर कोई मोबाइल फ़ोन चोरी या छीना हुआ होगा तो फौरी तौर पर वो उसको अपने पास तहवील में लेकर पुलिस को बताएंगे और पुलिस उस शख्स को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज करेगी। इस तमाम तर हिकमत अमली के दौरान अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कामयाबियाँ मिलना शुरू हो चुकी हैं। 100 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों से चोरी और छीने गए थे, पुलिस ने उनको CPLC के साथ मिलकर तहवील में लिया। उसका डेटा चेक करने के बाद जो असल मालिकान है गुज़िश्ता रोज़ उनको बुलाया गया और उनके हवाले किया गया। शहरी काफ़ी ज़्यादा खुश है। उनका ये कहना है कि ये तमाम तर जो तकरीबात है इनको बढ़ाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पुलिस है वो मोबाइल फ़ोन की रिकवरी कर सके। ठीक है, आपने आगाह किया फयाज, आपका बहुत शुक्रिया। हवाले से हम बात करेंगे कराची मोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के चेयरमैन मिनहाज गुलफाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिनहाज साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, ये कैसे मुमकिन हो गया? लोगों को तो आदत ही नहीं थी, लोग तो शायद परसू ही नहीं करते कि हमारा मोबाइल, क्या बाइक चोरी हो गई तो अब हम किधर जाएंगे, मोबाइल कैसे मिल गए? वालेकुम अस्सलाम सर, ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मुमकिन हुआ। 2016 से हमारी ये काविशें जो हैं वो चल रही हैं, और कल भी हमने 100 से ज़ायद जो है तकरीबन उसकी मालियत 15 लाख रुपए उसके हमने मोबाइल फ़ोन रिकवर करके शहरियों के हैंड ओवर किए। इसका तरीकाकार बता दीजिएगा, क्योंकि पहले ये शिकायत सुनने को मिलती थी कि मोबाइल स्नैच किए जाते हैं, फिर लाके मार्केट में बेच दिए जाते हैं और फिर वो सस्ती कीमतों पे लोगों को मिल जाते हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उसमें ऑल्ट्रेशन की गई है। कोई मोबाइल आता है ऐसा, तो आज जिसकी रिपोर्ट हुई होती है तो आप उसको फिर कानून के मुताबिक पहुँचाते हैं उन लोगों तक। क्या ये है या इसमें कुछ और भी है, ताकि जिन लोगों का खुदा न खासा मोबाइल गुमे उन्हें क्या करना चाहिए कि रिकवरी मुमकिन हो उनकी भी? ये कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन, सिंध पुलिस और CPLC का एक मुश्तरका ताउन है। एक SOP बनी गई है जिसमें कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के जो हैं प्रेसिडेंट रिजवान इरफान साहब,
हमने 2016 से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 10 करोड़ तक के मालियत के मोबाइल फ़ोन हमने रिकवर करके शहरियों को पहुंचाए। और उसमें ये कि एक हमारा प्रोसीजर है कि शहरियों से हम हमेशा ये दरख्वास्त करते हैं कि वो अपनी जो उनके मोबाइल स्नैच होते हैं, स्टॉलन होते हैं या गुम जाते हैं, कुछ भी XYZ, वो अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं। तो हमारी एक SOP है, हमने मार्केट्स में भी अपनी तमाम दुकानदारों को कहा हुआ है कि कोई भी फ़ोन आपके पास बेचने आएगा तो आप उसको प्रॉपर वेरिफिकेशन कराएंगे। हमारे ऑफिस से हमने सब ऑफिसेज दिए हुए हैं जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वेरिफिकेशन होती है। वो वेरिफिकेशन होने के बाद अगर तो वो फ़ोन क्लियर होता है तो वो फिर हमारा दुकानदार या कोई भी दुकानदार परचेज़ करता है। अदरवाइज़ वो फ़ोन कंप्लेन में होता है तो वो हम फिर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे कंप्लेन CPLC के थ्रू भी हम कंफर्म करके तो हम वो शहरियों के हैंड ओवर करते हैं। बिल्कुल ठीक है। पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से बताइएगा। पुलिस के ऊपर और उसकी कारकर्दगी पर तो बहुत ज़्यादा सवालात उठते हैं, लेकिन ये जो पूरा आप लोगों ने एक प्रोसीजर है और फिर एक दूसरे के इश्तराक से काम हो रहा है, क्या आप मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतरीन काम हुआ है और पुलिस की कारकर्दगी से बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन हैं। पुलिस और ताजिर बरादरी, इवन रेंजर्स, शहर में कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे हम एक पेज पर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं काविशों की वजह से मुमकिन हुआ है कि अब तक हम तकरीबन 10 से 12 करोड़ मालियत के मोबाइल जो शहरियों से छीने जा चुके हैं वो हम उनको हैंड ओवर कर चुके हैं। और मेरी शहरियों से भी ये दरख्वास्त होगी कि वो अपनी FIR रजिस्टर्ड करें, वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करें। हमने कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन ने अपने प्लेटफॉर्म से कंज्यूमर जो प्रोग्राम है, अवेयरनेस प्रोग्राम हमने चलाया था और उसमें हमारी शहरियों से यही दरख्वास्त थी, खुदारा मायूस ना हो, आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करें। आप अपने पास, आपके पास IMI नंबर जो है वो मौजूद होना चाहिए जिसके थ्रू आप कंप्लेन करेंगे और इंशाल्लाह आपकी रिकवरी मुमकिन होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, इजाज़त दीजिए कि मैं कहूँ कि अगर इसमें मुझे ये समझना हो कि किसको क्रेडिट सबसे ज़्यादा जाता है तो आप लोग हैं। इसलिए कि अगर आप लोग इसको इंश्योर ना करें कि आपके पास कोई ऐसा मोबाइल आया है जो कि चोरी शुदा है और आप उसकी रिपोर्ट हुई भी और आप उसको फौरी तौर पर आगे ना पुलिस तक लेके जाएं, तो ये सारी ये चेन मुमकिन इस तरह से ना हो सके। सो एक तो ये कि ऐसी क्या इंस्पिरेशन आई, क्या मोटिवेट किया है डीलर्स को, किस चीज़ ने कि वो उसको आप बेचने के बजाय वो इस चीज़ पे आमादा है कि वापस किया जाए उन लोगों को जिनका कि ये माल मसरूका है? बिल्कुल, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काविशें हैं। हमने अपने शॉपकीपर्स को, दुकानदारों को, अपने ताजिर बरादरी को हमने ये आगे एक मैसेज कन्वे किया था कि ये फ़ोन जो हैं उससे उन्हें भी प्रॉब्लम होगी अगर वो किसी दहशतगर्दी में या किसी भी ऐसे अमल में जो कानून के ख़िलाफ़ जाता है उसमें इस्तेमाल होते हैं, तो ये उनके लिए भी नुकसान का बायस है। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट वेरिफिकेशन करवाएं। हमारे पूरे कराची में ऑफिसेज बने हैं, CPLC की लाइन्स हैं। आप वेरिफिकेशन करवाने के बाद हमारे वहाँ नुमाइंदे बैठे हुए हैं और हमें सीरियस थ्रेट्स भी मिलती हैं कि जब हम रिकवर करते हैं हमें सीरियस थ्रेट्स मिलती हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी डकैत से, चोर से मोबाइल रख लेना आसान काम नहीं है। तो हम वो फिर मुतल्लिका थाने को देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है कि बहुत क्राइम का रेशो भी कम हुआ है। हाँ, क्राइम का रेशो एक हिसाब से बड़ा इसलिए क्योंकि अब एडिशनल IG साहब ने जो एक रिक्वेस्ट की है कि तमाम थानों में कंप्लेंट रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो रजिस्टर्ड हो रही हैं अब कंप्लेंट्स, तो वो एक रेशो नज़र आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका मिनहाज गुलफाम साहब कि आपसे पाकिस्तान का हिस्सा बने, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ भी थी कि जिन लोगों को पता है कि ये काम कैसे होता है और जिनकी मार्केट में दोबारा से जाना है उनकी तरफ से ही ये इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए। और इसमें गवर्नमेंट का बड़ा क्रेडिट है। वो जो एक रेगुलेशन की गई कि रजिस्टर्ड होंगे मोबाइल्स और फिर अब जैसे ही अब कोई चोरी का मोबाइल ऑन करता है तो उसके बारे में पता चल जाता है कि उसकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ पर है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन और पॉलिसीज थी जिसकी वजह से फिर ये नतीजे। और आपकी जिम्मेदारी एक है कि अब आपने FIR कटवानी है, आपने दर्ज करवानी है ये, ताकि रिकॉर्ड में तो आ जाए कि आपका मोबाइल है जो चोरी हो गया था। अगर आप कहीं पर FIR नहीं दर्ज करवाएंगे तो फिर किसी को मालूम ही नहीं हो सकेगा। खास तौर पे अब जबकि फ़ोन जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से भी इस्तेमाल होते हैं, तो आपका फ़ोन गुमना सिर्फ एक लॉस ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, आपको उसको रिपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है ताकि उस हवाले से कल पे आपके ऊपर कोई बात जो है वो ना आ सके अगर वो फ़ोन खुदा न खास्ता किसी भी वारदात में या क्राइम सीन में इन्वॉल्व होता है। सो अब हम बातचीत करेंगे IT मिनिस्टर सिंध तैमूर तालपुर से और उनसे जानेंगे कि कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट का कहाँ तक जो है वो सूरत हाल है और क्या वजह है कि जिसकी वजह से वो डिले होता रहा है। सर गुड मॉर्निंग, आपने हमें ज्वाइन किया और फरमाइएगा आपके ख्याल में क्या वजूहत हैं कि कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो सरकारी कागजों में ही रहा है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, सामने नहीं आ सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। ये जो था
प्रोजेक्ट, इसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे। जब ये प्रोजेक्ट शुरू में हो रहा था और हमारे को बहुत सी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कंपनीज ने अप्रोच किया था इसके लिए, जब हम ये करने को आए तो हमारे मुल्क की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने हमें कहा कि ये जो डेटा है ये बहुत सेंसिटिव डेटा होगा और ये हम किसी और फॉरेन कंपनी को दे नहीं सकते। और उनकी बात भी वजह थी, उनकी बात में कोई खराबी नहीं थी, इस वजह से ये प्रोग्राम डिले हो गया। उसके बाद फिर जैसे मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई, मेरे ख्याल से हमने 6 महीने के अंदर अंदर ना तो सिर्फ एक सेफ सिटी अथॉरिटी बनाई जिसके चीफ मिनिस्टर साहब हमारे चेयरमैन हैं और मैं उसका वाइस चेयरमैन हूँ, उसके बाद हमने इसको पास कराया कैबिनेट में से, और जब कैबिनेट ने अप्रूव कर दी सेफ सिटीज अथॉरिटी, उसके बाद फिर हमने इसे असेंबली से भी पास करवा दिया। इन्हीं 6 महीनों के अंदर अंदर हमने इसकी काफ़ी मीटिंग्स की, MOU साइन किया हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे, G2G बेसिस पर NRTC के साथ, जो कि वफाकी हुकूमत का एक इदारा है। बहुत ही कम इदारे हैं जो वफाक में परफॉर्म कर रहे हों, पर NRTC इज़ डूइंग अ गुड जॉब। वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, पर ऐसे प्रोजेक्ट्स काफ़ी अलग मुल्क से बाहर भी कर चुका है, तो वो भी हमने कर लिया। नंबर 3 पे फिर हमने इसकी MOU साइनिंग के बाद हमने इसका काम का जो मंजूरी होती है वो कैबिनेट से आती है, हमने वो प्रोजेक्ट देने की, सेफ सिटीज का प्रोजेक्ट देने की NRTC को भी कैबिनेट ने अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूवल दे दी है। इन्होंने अभी लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी कुछ 2 हफ्ते पहले, जिसमें हमारी टेक्निकल कमेटी ने हमसे कुछ टाइम मांगा था 3 महीने का, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा था, तो मैंने सिर्फ 2 महीने का उनको टाइम दिया है, जिसमें वो प्राइसिंग चेक करेंगे कि जो हमें प्राइस NRTC दे रही है वो लोएस्ट प्राइसेस है, कहीं हमें महंगा तो सामान नहीं मिल रहा। उसके बाद इंशाल्लाह ताला ठीक है। तैमूर तालपुर साहब, हमें ये बताएं से, तो अगर कोई सवाल किया जाए कराची के मामले के ऊपर ख़ास तौर पे, तो ये कह दिया जाता है कि जी कि फ़लाँ जगह पर तो हमारा मैंडेट ही नहीं था, वहाँ पर तो फ़लाँ पार्टी मौजूद थी। लेकिन क्या सेफ सिटी प्रोजेक्ट को लेके आप ये समझते हैं कि ये सिंध हुकूमत की ही नाकामी है, ना ही MQM की जो पहले यहाँ पर स्टेक होल्डर थी, ना ही तहरीक इंसाफ की जो अब स्टेक होल्डर है वहाँ पर? ये तो प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत का है, हम ही कर रहे हैं। हमें वफाक से या वफाकी जो पार्टीज कोलिशन में है उनसे ना तो कोई इंटरेस्ट है ना तो कोई काम है। हमने देख लिया है कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है सूबा सिंध के साथ, ख़ुसूसन कराची के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। आप सुनते रहे इनकी बातें, इनके जो भी बार बार हमें आसरे मिलते रहे, तो देना तो बहुत दूर की बात है PTI के लिए, पर जो हमारा सिंध का अपना जो हक है, जो हमारे 18 अमेंडमेंट के बाद डेवलपमेंट फंड्स आते हैं, वो तक 2.5 साल 3 साल से PTI की हुकूमत रोक के बैठी हुई है। जिनको कराची में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें भी उनके साथ कोई वास्ता नहीं रखना। ठीक है सर, लेकिन आपको मालूम है कि जो स्ट्रीट क्राइम है ये कराची का बहुत बड़ा मसला है और डिजिटल सर्वेलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट कराची के डिले की वजह जो है वो जो भी हों, लेकिन कौन कौन से इलाकों को कवर करेगा और आपके ख्याल में कितनी मदद मिल जाएगी इससे कराची में जो स्ट्रीट क्राइम और मुख्तलिफ जराइम है उनको रोकने में? ये जो प्रोजेक्ट है सेफ सिटीज अथॉरिटी का, ये किसी एक एरिया के लिए नहीं है, ये पूरे कराची के लिए लाया गया है। और कराची के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हम इसके अंदर कवर करेंगे, और इस तरह से इसको प्लान किया गया है, इस तरह से इसकी बुनियाद रखी गई है कि कोई भी ऐसा एरिया नहीं होगा जो कैमरा की आंख से दूर हो। आपको पता है कराची इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज एंड मोस्ट हैपनिंग सिटीज, कारोबार के हिसाब से, घूमने फिरने के हिसाब से, खाने के हिसाब से जो मशहूर शहर हैं दुनिया के कुछ, उनमें से हमारा शहर कराची शमूर होता है। इससे हम मुस्तफीद होंगे इससे, ना कि सिर्फ क्राइम कंट्रोल होगा पर ज़ीरो क्राइम तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कराची इज गोइंग टू बी one of the safest cities not in Pakistan but the whole world. ठीक है तैमूर तालपुर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम बात करते हैं, फ्यूचर भी इसी का ही है। आपकी जो वजारत है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अलावा जदीद दौर के मुताबिक और किन किन मंसूबों पर काम कर रही है? अब जो हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं, हमने प्रपोजल बना के रेडी कर दिया है, सिंध काबीना से होके आ गया है, जिसमें हम एक नई अथॉरिटी बना रहे हैं जिसका नाम है सिंध डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अथॉरिटी। ये अथॉरिटी काबीना की अप्रूवल के बाद एग्जिस्टेंस में आएगी और उसके बाद
हमारा इससे एज सच कोई वास्ता नहीं होगा। सारे आईटी प्रोफेशनल्स इसको चलाएंगे, सारे आईटी प्रोफेशनल्स मेरिट पर आएंगे। कोई ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नूर तालपुर साहब। ये जब सारी बातें की जाती हैं तो मेरे जहन में बस एक ही सवाल जो है ना, वो जिसे कहते हैं रिपीट के साथ चल रहा होता है, कब 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 कब, क्योंकि बहुत अच्छी खुश नुमा बातें हैं, अच्छी भी लगती हैं, मगर बात यह है कि मुकम्मल भी तो हो प्रोजेक्ट, उसका कोई फैज़ भी तो लोगों हमें को मिले। डेडलाइन नहीं मिलेगी। डेडलाइन अगर मिलेगी भी तो हम अदालत में डेडलाइन देने के बाद मुकर जाते हैं, हम कहते हैं जी कभी नहीं हो सका, तो हमें क्या डेडलाइन मिलेगी। खैर मौसम की बात करते हैं, मौसम बहुत अच्छा हो एक गया। शेर मुझे अहमद फराज साहब का वही ना कि यूं ही मौसम की अदा देखकर याद आया है किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। सो आजकल मौसम की अदा जो है ना वो वाकई इसी तरह की हुई है, मिजाज जाना की तरह ही हुई है, पल में तोला पल में माशा। अच्छा, जितना बुरा इस मौसम ने हमारे साथ फेब में और मार्च में किया ना, अप्रैल में आके यकसर बदल गया। हाँ, और सुबह टेम्परेचर हमजा 18 डिग्रीज मुझे जो है वो गाड़ी का वो बता रहा था, तो मैं तो हैरान थी, इतनी ठंडी हवा, इतना पुरलुत्फ नज़ारा, बारिश कितनी अच्छी थी। लाहौर का मौसम जो है वो इतना खूबसूरत हो गया। मगर जाहिर है ये मौसमियाती तब्दीलियाँ जो है, जहाँ पे हम उनका शहर में बैठकर खिड़की से देखते हुए लुत्फ लेते हैं, वहाँ पर वो किसान जिसकी खड़ी फसल है, तैयार है, और गंदम की फसल है जो कच्ची है अभी बहुत सारे इलाकों में, और बहुत सारी फसलें हैं जिनके लिए बेवक्त की मौसम जो है और बारिशें जो है ये नुकसानदेह हैं। सो इस वाले से मेरा ख्याल है बात कर लेते हैं कि आगे मौसम कैसा है, हमें बात कर लेनी चाहिए। खालिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद मलिक साहब अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर बताइएगा, बारिश हुई, मौसम अभी भी अच्छा है, मज़ीद भी कुछ बारिशों के इम्कानात हैं? वालेकुम सलाम जनाब, बहुत बहुत नवाजिश आपकी। एक्चुअली जो अप्रैल है, अप्रैल में वेदर इसी तरह ही होता है कि उसमें थोड़ी देर के लिए एकदम बारिश स्टार्ट होती है और लम्हे के बाद वो बारिश चली जाती है, और वो तकरीबन ज़्यादा एरिया में नहीं होती, डिफरेंट पैचेस में होती है। लेकिन ये जो हमारे पास पिछले 1-2 दिनों में बारिश हुई है, इसने आलमोस्ट पंजाब को कवर किया, केपी को, जीपी को। गो के एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें नेगेटिव इम्पैक्ट है इसके, क्योंकि फसल खड़ी है और लोग कटाई कर रहे हैं, और उस टाइम अगर बारिश का हो जाना, जो गंदम है उसको फंगस लगने के चांसेस होते हैं, जिससे यील्ड भी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और देखें, जो टेम्परेचर कम हुए हैं, तो आगे हमारे पास रमज़ान आ रहा है, और रमज़ान से पहले जो टेम्परेचर शूट अप कर गए थे, उसकी वजह से लोग यही सोच रहे थे कि रमज़ान हमारा मुश्किल गुजरेगा, लेकिन टेम्परेचर्स अब नॉर्मल पे हैं, और अभी आने वाले दिनों में भी इसी तरह रेनी सिस्टम मौजूद है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि आपका इस दफ़ा जो रमज़ान है वो अच्छा और ठंडा गुजरेगा। जैसे कराची ने हीट वेव देख ली, इट वाज यूजुअल, ये नॉर्मल था कि इस टाइम पे इतने टेम्परेचर्स हैं वो चले जाएं। इस्लामाबाद, पिंडी समेत शुमाली इलाका जाते हैं, तेज़ हवा जो है वो जिसे सरसर, अल्लाह माफ़ करे, मतलब उस तरह से बादे सरसर टाइप की, मतलब खौफनाक हवा जिसे मुतासर किया। क्या ये भी यूजुअल था कि इन टाइम पीरियड्स में इसी तरह से होना है शुमाली इलाका जात में और यहाँ पे कराची में? एक्चुअली ये यूजुअल तो नहीं था, क्योंकि यूजुअली नॉर्मली तेज़ हवाएं चलती हैं या जो हीट वेव आती है वो थोड़ा सा लेट आती है। आप ये कह सकती हैं कि अप्रैल के मिड में या अप्रैल के एंड पे या मई के स्टार्ट में होता है। लेकिन इस दफ़ा आपके पूरे इस रीजन के टेम्परेचर एब्रप्टली चेंज हो गए, बढ़ गए, जिसकी वजह से वो वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ, और विंड्स जो है ना उन्होंने रश किया और तेज़ हवाएं चली, जो कि अब काफ़ी हद तक सेटल डाउन हो चुकी हैं। जो कराची में हीट वेव आई थी, वो हीट वेव अब गुजर गई, और अब आने वाले दिनों में कराची में हमें इस अप्रैल में 2-3 वीक तक कोई ऐसी हीट वेव नज़र नहीं आ रही, और जो नॉर्मल के टेम्परेचर्स हैं डे के, वो उसी तरह परसिस्ट करेंगे। कोई एज सच अप्रैल में कोई अब्रप्ट चेंज वेदर में हमें नज़र नहीं आ रही। जो रूटीन का वेदर अप्रैल का होता है वही चलेगा। बिल्कुल ठीक है, जो रूटीन का अप्रैल का मौसम होता है वैसे ही चलेगा। खालिद मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका, पाकिस्तान का आप हिस्सा बने, और मौसम वाकई अच्छा है, आज भी कहा तो ये जा रहा है कि अबरालूद रहेगा। हाँ जी, वो लेकिन जैसे कहते हैं ना कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, तो मौसम का कुछ पता नहीं चलता, 1 सेकंड में बदलता है, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ मुतलविन मिजाजी जो है ना महबूब की, उसको शायरी में क्यों मौसम से बार बार तशबीह देते हैं, पता ही नहीं होता कि अभी धूप है तो अभी बारिश होना शुरू हो जाएगी। चलो मैं आपको मौसम का अच्छा शेर सुनाता हूँ, उसके बाद हम ब्रेक लेते हैं। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूँ अगर बुरा ना लगे। चले हम अच्छे मौसम के साथ जो है ना अच्छी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे
वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और मिर्ज़ा गालिब यूनिवर्सिटी के एक ही शेर में तमाम इस प्रायोरिटी को बयान कर दिया था, तंगदस्ती गर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। सो ये हज़ार नेमत जो है ये वाकई हज़ार नेमत है। इसका अंदाज़ा हमें कोविड के दिनों में हुआ है कि हम ये जो सांस लेते हैं, हम ये जो चलते फिरते हैं, कितनी बड़ी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आज सेहत का आलमी दिन भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। अगर अल्लाह ताला ने आपको ये नेमत अता की है तो इसके लिए शुक्र अदा कीजिए और उन लोगों के बारे में ज़रूर सोचिए जो कि इस नेमत से महरूम है और उनको वो बुनियादी सहूलियात भी दस्तयाब नहीं है कि जिसके साथ वो अपनी सेहत की और बीमारी के खिलाफ लड़ सकें। बिल्कुल ऐसे ही। और इस दिन को मनाने का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि अवामुन्नास में सेहत की अहमियत उजागर की जाए, उन्हें ज़िमन में आगाही फ़राहम की जाए और उनको वो सहूलियात भी फ़राहम की जाएँ जो कि किसी भी रियासत की ज़िम्मेदारी है। अब हम अगर बात कर लें कि इस वक्त जो है जब हम ये आलमी दिन मना रहे हैं तो हम कोविड से पूरी दुनिया मुतासिर और एक प्लेटफॉर्म पे आ गए और अब हम इसमें है कि यार वैक्सीनेशन तो हो रही है, वैक्सीनेट तो हम एक करने की पोजीशन में आ गए हैं, लेकिन इसकी कोई मेडिसिन अभी तक सामने नहीं आई है। बिल्कुल। और हमजा आपको मालूम है कोविड की वजह से बहुत सारे और टर्मिनली इल जो पेशेंट्स थे उनका बड़ा नुकसान हुआ। माई फादर वाज सफरिंग, तो हॉस्पिटल्स जो हैं वो कोविड की वजह से नहीं उस तरह से ऑपरेट कर रहे थे, फंक्शन कर रहे थे। सो जिन लोगों को कीमोज लग रही थी, जिन लोगों की हालत ठीक नहीं थी या कंडीशंस ऐसी थी, वो बहुत सफ़र किए और उसकी वजह से भी अमात में बहुत इजाफा हुआ। सो कोविड एक तो है ना पेंडेमिक, एक शेडो पेंडेमिक भी उसके साथ साथ चल रहा है। सो सेहत के जो मसाइल हैं वो बड़े गंभीर हैं। इस सवाल से एक अच्छी खबर भी है ना, वो हम बताते हैं। अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान का फ़ख्र है कि पाकिस्तानी डॉक्टर हैं और ओरल मेडिसिन जो है वो कोशिश की जा रही है। फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल जो है वो इस वक्त अमेरिका में जारी है, तो वो उस प्रोसेस के अंदर जो हिस्सा रहे हैं वो पाकिस्तानी डॉक्टर हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे साथ सेट पे मौजूद है। तो उनसे बिल्कुल टोरंटो बेस्ड हैं और उनको एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ऑरल प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, इससे पहले भी 3 ऑरल प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं जो कि उन्होंने बनाई हैं और ये वाहिद मेरा कहना चाहिए इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर हैं जिन्होंने कि मेडिसिन भी बनाई हैं। डॉक्टर अर्शी कजलबाश हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा कि ये इतना टाइम, अब दूसरा साल है कोविड का, मगर हमें अभी भी लगता है कि हम इसके लिए इल प्रिपेयर्ड हैं। आप क्या समझते हैं? कोविड के लिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितना लंबा चलेगा। इट्स वेरी पॉसिबल कि जस्ट हाउ पीपल हैव गॉटन यूज्ड टू लिविंग विद इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, इन चीज़ों से कोविड भी उसी तरह की चीज़ हो सकती है कि हो सकता है। दुआ ये है कि चला जाए, मगर कोई नहीं कह सकता कि कब जाएगा या शायद कभी ना जाए। ठीक है सर, हम एहतियात की बात ही करते रहें कि सिर्फ एहतियात करें, मास्क लगाएं, आप SOPs पर अमल दरामद करें, क्योंकि हमारे पास इलाज मौजूद नहीं है, हमारे पास कोई मेडिसिन मौजूद नहीं है। इस वक्त आप एक फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल में आपकी ऑरल मेडिसिन है जो कोरोना के लिए है। अभी तक हम सिम्टोमेटिक जो पेशेंट्स थे उसके मुताबिक उनका किसी तरह इलाज करते थे। ये मेडिसिन क्या है, इसके ट्रायल के बारे में बताएं। मैं थोड़ा सा अगर ये बता दूं कि मेडिसिन किस तरह डेवलप होती है, न्यू ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस जो कैसे होता है। लोगों को ये बड़ा ख्याल होता है कि जी फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं या जो है लैबों में मुझसे बड़े क्वेश्चंस किए जाते हैं कि आपकी लैब के अंदर आपका फार्मास्यूटिकल कंपनी से कनेक्शन है। इनिशियली जो होता है पहले साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, मेडिसिन केमिकल्स होते हैं जो इनिशियली रिसर्च होती है। उसके बाद वो क्लिनिकल डेवलपमेंट फेज जो आता है उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं, जो दुनिया के टॉप डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो प्राइमरली US FDA के साथ, हेल्थ कैनेडा, जर्मनी में, ये 3 दुनिया की कंट्रीज हैं जहाँ पर नई मेडिसिन प्राइमरली डेवलप होती हैं, फिर सारी दुनिया उसको यूज़ करती है। वो क्लिनिकल डेवलपमेंट फेज के अंदर जो है वो क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल्स बनते हैं, ट्रीटमेंट डेवलप होते हैं, किस तरह पेशेंट्स को ट्रीट किया जाएगा, फिर डिफरेंट फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, फेज 1, 2, 3 होते हैं। तो ये वाली फ्री क्लिनिकल प्राइमरली मेरी स्पेशलिटी है। मैं 20+ ईयर से इन्वॉल्व हूँ US FDA के साथ, मैं प्राइमरली काम करता हूँ उनके साथ और दूसरी एजेंसीज के साथ। तो मैंने जो ये नई ड्रग्स डेवलप किए हैं जिसमें कोविड के लिए पहला ट्रीटमेंट हो सकता है इंशाल्लाह, अगर ये सक्सेसफुल है। ये एक ओरल टैबलेट है जो मुंह से लेने वाली है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि कोविड जो है या अगर माइल्ड सिम्टम्स किसी को हो रहे हैं वो प्रोग्रेस करके मॉडरेट चला जाता है, मॉडरेट सिवियर। ये वाली मेडिसिन प्रोग्रेशन ऑफ कोविड को रोकेगी, माइल्ड टू मॉडरेट और मॉडरेट टू सिवियर को। फिर आगे जाके जिस तरह फैटालिटीज़ होती हैं या अगर लोगों की अमवात भी होती हैं, हॉस्पिटल एडमिशंस और हॉस्पिटल पे जो लोड होता है उसको कम करने में भी मददगार पूरा मैं इतनी लिबर्टी पे नहीं हूँ कि मैं आपको डायरेक्टली वो बता सकूँ बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से। बट ये चीज़ है कि हमने बहुत पेशेंट्स में ये देखा है कि PCR टेस्ट किए हैं जो 7 और 10 दिन पे इनिशियल ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद नेगेटिव आ रहे हैं। अच्छा, दिस विल बी लाइक आई वाज वेरी सरप्राइज माई सेल्फ कि जब ये रिपोर्ट्स, क्योंकि मेरे सामने सारी रिपोर्ट्स आती हैं, मगर ये पूरे डेवलपमेंट प्रोग्राम को मैं लीड कर रहा हूँ और ये पूरा US FDA के साथ मिलके
पूरा ट्रीटमेंट जैसे डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो क्लिनिकल ट्रायल उसको डिज़ाइन करना, पेशेंट्स को ट्रीट करना। चलें, आप हमें टेक्निकल चीज़ें तो नहीं बता सकते ना, हम पूछते भी नहीं। आप हमें इतना बता दें कि हम कब तक उम्मीद रखें कि ये ट्रायल्स पूरे हो जाएंगे और ये मार्केट में अवेलेबल होगी? लंबा प्रोसेस, नई ड्रग्स जब डेवलप होती हैं एवरेज टाइम 6 से 8 साल होता है। अच्छा। मैं सिर्फ आपको एक एवरेज बता रहा हूँ। कोविड की वजह से बहुत फास्ट इसका अप्रूवल प्रोसेस और रिव्यू प्रोसेस हो गया है, तो होपफुली इस साल के एंड तक जो है कि वी शुड सी समथिंग कमिंग आउट। सर, आप पाकिस्तानी बॉर्न है तो यहीं से पढ़ा होगा, यहाँ से ही पढ़ के आप गए होंगे, तो हाउ कम के अब हमारे पाकिस्तानी जो है जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो वो इतना, जिसे कहना चाहिए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस होती हैं उनकी, लेकिन पाकिस्तान में समां क्यों नहीं इस तरह की मेडिसिन बन सकती हैं? आपके हाल में रिसर्च कल्चर की, आज हम आलमी सेहत के दिन की बात कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें जब यहाँ पे भी होना शुरू हो जाएंगी तो शायद लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, अवेलेबल होंगी उन्हें मार्केट रेट पे। जैसे वैक्सीन हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं हो पा रही, पूरी दुनिया लोगों को वैक्सीन कर रही है बड़ी तेज़ी से, हम अभी तक मुंतज़र हैं कि कब आएंगी इतनी तादाद में कि हर बंदा लगवा सके। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड का तो मेरी इनिशियल स्कूलिंग पाकिस्तान में हुई, फिर मैंने अपना हाई स्कूल प्री मेड यूएस से किया था, मेडिसिन के लिए आया, फिर मैंने यूएस में ट्रेन किया, फिर कनाडा मूव हो गया था। पाकिस्तानी क्यों नहीं करते? पाकिस्तान को माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी मैं जब ये नए कोई भी मेडिसिन में अभी 8 या 9 डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम से वर्क कर रहा हूँ, जिसमें से 3 कोविड के लिए हैं और उसमें से एक यूएस गवर्नमेंट का प्रोग्राम भी है, डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो ड्रग है जो ट्रीटमेंट के लिए। पाकिस्तानियों को थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करके मैंने कोशिश ये की कि बहुत सारे पाकिस्तानी ओरिजिन के डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करने के लिए इस प्रोसेस में, मगर उनको शायद वो दूसरे इंटरेस्ट देख रहे थे, शायद वो चीज़ थी। तो आई थिंक द माइंडसेट रियली नीड्स टू चेंज कि दुनिया की हर कंट्री या जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग हमारे आसपास की कंट्रीज़ भी बहुत सारे, वहाँ के डॉक्टर्स जो हैं स्पेशली यूएस में फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो लोग रिसर्च में और एडवांसमेंट में और इस तरह की चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स को अनफॉर्चुनेटली अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन करने की ज़रूरत है कि ये जो कंट्री के लिए भी, लोगों के लिए भी, मैनकाइंड के लिए बहुत डिफरेंस पड़ेगा अगर जिस तरह ये टर्म यूज़ होता है इनोवेशन इन मेडिसिन, वो वाली चीज़ में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी बहुत पीछे। मुझे ये मौका इसलिए मिल गया था कि मैंने एक 1988 के नोबेल प्राइज़ विनर इन मेडिसिन थे डॉक्टर जॉर्ज हिचिंग्स, मैंने उनके साथ ट्रेन किया था और वो फिर मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि मैंने जब अपनी फेलोशिप कंप्लीट की है उसके बाद फिर मुझे इन्होंने इसमें इन्वॉल्व किया और फिर USFDA, हेल्थ कनाडा और दूसरी एजेंसीज़ के साथ जो है। तो ठीक है, ये अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में क्या आप देख रहे हैं आने वाले सालों में भी होंगी या नहीं होंगी? क्योंकि हम तो अपने तमाम डॉक्टर्स को, जो काबिल डॉक्टर्स होते हैं, खुसूसी तौर पर हम बड़े मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस की बात कर लें, वो तो कोशिश करते हैं भाई पाकिस्तान से निकलें, बाहर चले जाएँ और फिर और आखिर में हमारे पास क्लिनिक ही है। एक और हमारे यहाँ आज तक जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं हम आ सके, बिकॉज डॉक्टर्स की कट मनी है उसमें, वो पूरी लॉबी काम करती है, दे टेक मनी फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ट्रिप्स एंड वगैरह वगैरह, और वो कहते हैं जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन करनी नहीं है। और आप देखिए पूरी दुनिया में जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन पे चल रही है, जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन से चल रही है। ये जब नई ड्रग डेवलप होती है और प्राइमरली जैसे मैंने कहा यूएस, कनाडा और जर्मनी, ये 3 जगहें हैं। कंपनीज के जो बाद में डेवलप करने वाले जो होते हैं वो फिजिशियंस होते हैं, डॉक्टर्स, पहले साइंटिस्ट हुए रिसर्च का, फिर डॉक्टर्स हुए जिन्होंने डेवलप की, उसके बाद फिर फार्मा कंपनीज, मार्केटिंग कंपनीज, डिफरेंट ग्रुप्स उसमें आ जाते हैं। पैटेंट्स का होता है, 5 साल का पैटेंट होता है, उसके बाद किस कंट्री में जाएगी कमर्शियल इंटरेस्ट। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जेनेरिक इंडस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है, स्प्रेड हो गई है, इसके बहुत सारे, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा प्राइमरली क्योंकि क्लिनिकल डेवलपमेंट से या न्यू ड्रग डेवलपमेंट से ताल्लुक़ है, तो मैं पाकिस्तान के कुछ बहुत रिनाउंड हॉस्पिटल्स हैं और फेडरल गवर्नमेंट की एक कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मैं कोलैबोरेट करके यहाँ पर कुछ सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग अ वेरी रिनाउंड हॉस्पिटल। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज़ है, एक क्वेश्चन है हमारे पाकिस्तान के लोगों का वैक्सीन को लेकर के, अब दुनिया के अंदर क्या ट्रेंड है वो हमें बता दीजिएगा। वैक्सीन लगवाने वाला इसलिए परेशान है कि मुझे तो फलां बीमारी भी है, मुझे तो फलां बीमारी भी है, अगर मैं वैक्सीन लगवा लूँ तो ये ना हो कि मेरी वो वाली जो बीमारी है वो ट्रिगर हो जाए, या मैं अपनी बीमारी की वजह से वैक्सीन नहीं लगवा सकता। क्या किसी और बीमारी का वैक्सीन से कोई ताल्लुक है या नहीं है? लोगों की कंडीशन, अगर जैसे किसी को किडनी का कोई प्रॉब्लम है या आउट ऑफ कंट्रोल डायबिटीज़ है या कुछ है, उसमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके डेफिनेटली कंफर्म कर लेना चाहिए। प्राइमरली जो इनिशियली वैक्सीन, जैसे वैक्सीन की बात हो रही है, अप्रूव जब होता है तो एक सर्टन सेट पेशेंट जो क्लिनिकल ट्रायल्स में पार्टिसिपेट किया होता है, तो उसमें वो कहते हैं कि जी ये लोग इनिशियली लगवा लें। मगर आप अगर देखें कि कोविड से जिस तरह के नुकसान हो रहे हैं और जिस तरह के प्रॉब्लम्स और फैटालिटीज़ हो रही हैं, उसमें मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने
पर्सनल फिजिशियन जो है उससे कंसल्ट करें, उसके बाद वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। ठीक है सर, वो एक छोटा सा सवाल कि ऑस्ट्राजेनिका के बारे में बड़ी पूरी दुनिया में अफवाहें चल रही हैं, तो वो आप समझते हैं कि वो अफवाह है या उसमें कोई सदाकत है? मैं किसी कंपनी के नाम पे कमेंट नहीं कर सकता, मैंने जो मीडिया में रिपोर्ट्स देखी हैं उनके साथ कुछ ब्लड क्लॉटिंग के इश्यूज हुए हैं, मगर अगेन दैट्स समथिंग रोज़ एक नई रिपोर्ट आती है। मेरे ख्याल से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि विच डायरेक्शन टू टेक और किस तरफ जाएं, तो इसलिए बड़ी फ्लूइड इन्फॉर्मेशन है, रोज़ अपडेट्स हो रहे हैं, रोज़ नई चीज़ें हो रही हैं। और ये भी है कि डॉक्टर्स जो ट्रीट कर रहे हैं किसी दुनिया के किसी हॉस्पिटल में भी, वो जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि सब किसी के पास 100% इन्फॉर्मेशन नहीं है। इट्स वेरी फ्लूइड, इट्स चेंजिंग। तो चाहे पाकिस्तान में भी डॉक्टर्स अगर ट्रीट कर रहे हैं, वो रोज़ बरोज़ एक नई इन्फॉर्मेशन आती है, उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अर्शी किजलबाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, ऑनर टू हैव यू। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर 1-1.5 साल के अंदर मेडिसिन आ जाती है जिससे कोरोना का इलाज हो सकता है, तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बेहतर होगी। क्योंकि वो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि न्यू नॉर्मल तो है ही कि वी मे हैव टू लिव विद दिस, लेकिन अगर उसके नतीजे में मात रुक सकती हैं तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी कि नस्ल इंसानी जो है वो फिर एक और वबा के ऊपर काबू पाने में, उसे कंटेन करने में कामयाब हो सकती है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं, और पाकिस्तान को जहाँ पर और बहुत सारी खूबसूरती है जिनका हम जिक्र कर रहे थे, तो वहाँ पे हम क्यों ना अपने रिवायती म्यूज़िक का भी जिक्र करें, जिसे हम क्लासिकल कहते हैं या जो हमारा एक सदियों पुरानी हेरिटेज है। और जब उसकी बात की जाए तो शाम 84 घराना किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हर दौर में ऐसे ऐसे नामवर लोग आए, ऐसे ऐसे जिसे कहना चाहिए खूबसूरत बाकमाल लोग आए जिन्होंने अपने फ़न से लोगों को मुस्तफ़ीद किया, और कमाल किस्म के गाने और गायकी जो है हमें देखने को। उस्ताद नज़ाकत अली खान साहब, उस्ताद सलामत अली खान साहब, हम किस का जिक्र करें? किस का जिक्र? और उस्ताद शफ़क़त अली खान और उनके साहबजादे जो हैं वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। फैज़ान, जो कि 12 साल की उम्र से ज़ाहिर है गाना शुरू कर दिया था। उसे कहते हैं कि घरानों में तो बच्चे पैदा ही रोते भी जो है ना वो उसमें। अब फैज़ान हमारे साथ। फैज़ान, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम आप सबको। बिल्कुल आप ये ठीक बात कर रही हैं कि क्योंकि एक सोहबत ऐसी है ना, तो जैसे आंख खुली तो सब गा ही रहे थे हमारे सामने, तो फिर वो सोहबत के साथ साथ आपको पता है वो सारा आप ले लेते अपने अंदर। तो और प्रेशर कितना होता है इसका? क्योंकि प्रेशर तो बिल्कुल होता है। अली खान साहब, नज़ाकत अली खान साहब, बिल्कुल डेफिनेटली प्रेशर होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, बिकॉज इतना वो अच्छा काम करके गए हैं, तो आगे उसकी लेगेसी को कंटिन्यू करना और उसी लेवल पे मेंटेन रखना उसको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कोशिश कर रहे हैं हम, प्रेशर भी है, लेकिन ये है कि वालिद साहब ने इतने अच्छे तरीके से हमें ट्रेन किया है, शुक्र है अल्लाह का, कि वो प्रेशर थोड़ा कम है। क्योंकि उस्ताद शफ़क़त अली खान साहब तो बाहर गोरों को भी क्लासिकल सिखाते रहे, तो अपने बेटे को तो उन्होंने बहुत ही बिल्कुल सख्ती से सिखाया है। तो आपने बहुत प्यार से, उनका तरीका इतना प्यारा है कि वो इतने प्यार से समझा देते हैं, जो बंदा अग्रेसिव होकर कभी भी नहीं समझ सकता, वो इतने प्यार और पोलाइटली वो समझा देते हैं। चलिए अब हमें क्या सुना रहे हैं? मैं आपको एक नया मेरा गीत रिलीज़ हुआ है, वो भी ठुमरी है उस्ताद सलामत अली खान साहब की, लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा मॉडर्न स्टाइल में किया है, ताकि जो मासेस हैं उसके साथ भी इंटरेक्ट किया जाए क्लास से बाहर निकल के। तो उसका नाम मोरे नैना है। उसको माशाल्लाह बहुत 2.1 मिलियन व्यूज़ मिले हैं। पिछले मंथ वो रिलीज़ हुआ था, तो आपकी नज़र वो कर रहा हूँ मैं। थैंक यू, इजाज़त के साथ आपका। सजन मोरे छोड़ना जाना, मोरे नैना हो नैना, मोरे नैना तुमरे कारण सब जग छोड़ा,
तुमरे कारण तुमरे कारण सब जग छोड़ा तुमरे तुमरे कारण सब जग छोड़ा तुम छोड़ ना देना मोरा साथ सजन मोरे छोड़ न जाना नैना नैना मोरे नैना मोरे नैना। इसमें मैंने एक बहुत ही खूबसूरत एक क्रोमेटिक तान ली है जो कि 12 नोट्स की, दुनिया के जो 12 नोट्स है उसकी तान है, तो वो आपकी मैं खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मोरे नैना लगेगी बरसात मोरे नैना मोरे नैना। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। तो घर वाले मानते हैं वैसे ये कितना मुश्किल काम होता है? बाहर वाले तो मानते हैं, घर वाले मानते हैं कि अच्छा गाते हैं, बस ठीक है, क्या हमारा तो घर का काम। जी एक्चुअली हमारे वाले साहब हमें हेल्दी इंकरेजमेंट करते हैं वो। अच्छा। मतलब कि उन्होंने कभी हमें ये नहीं कहा कि बहुत अच्छे, कि बहुत ज़्यादा अच्छे, कभी भी नहीं उन्होंने ऐसे कहा। वो कहते हैं कि और अच्छा करो। उन्होंने बहुत अच्छा देखा हुआ है, किया हुआ है, बिल्कुल, दैट इज व्हाई। तो वो तो जाहिर खान साहब है, उस्ताद है। बिल्कुल। ये फरमाइएगा कि मतलब क्यों आपने सोचा कि हारमोनियम के साथ ही और क्लासिकल में ही एक नया मतलब आप उसको थोड़ा सा करना है, क्यों नहीं आपने भी बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल मौसीकी और उसमें आने का सोचा? जी मॉडर्न जो स्टाइल है वो एक्चुअली बहुत अच्छा हो रहा है और हमसे ज़्यादा अच्छा करने वाले हैं वो। तो ये म्यूज़िक जो है ये लिमिटेड हो गया है। ठीक है। तो जो लिमिटेड म्यूज़िक है उसको करने के लिए भी किसी को होना चाहिए, और वैसे भी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ मेंबर ऑफ अ क्लासिकल म्यूज़िक फैमिली। तो मैं तो माशाल्लाह 13th जनरेशन में, और माशाल्लाह हमारे घराने की 14th जनरेशन भी रेडी है। जो मेरे भाई हैं शुजात अली खान, वो 13th जनरेशन में हमारे में, तो मेरा भाई है नादिर अली खान, वो गा रहे हैं। तो अब 14th जनरेशन शुजात भाई के जो बच्चे हैं माशाल्लाह उन्होंने भी ऐसे ही सीखना शुरू कर दिया है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। कुछ और जो आप सुनाना चाहें हमें? जी एक्चुअली क्लासिकल तो हमारी फैमिली में है, लेकिन एक वर्सटैलिटी भी है हमारी फैमिली में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एक मैं समझता हूँ कि हमारी फैमिली में कि एक एडिशन है। तो एक बहुत ही फेवरेट मेरी चीज़ है, मैं वो सुनाना चाहूँगा आपको। एक गज़ल गीत है, और हम हमारी फैमिली में मेहदी हसन खान साहब को बहुत सुनते हैं। उनको बहुत, उस्ताद सलामत अली खान साहब के बाद अगर हम सुनते हैं किसी को तो मेहदी हसन खान साहब है, हुसैन बख्श गुल्लू खान साहब है। तो मैं एक मेहदी हसन साहब का गीत गाता हूँ जो कि मैडम नूर जहां साहिबा ने साथ गाया है, तो मेरा ट्रिब्यूट भी है ये उन्हें, आपकी नज़र करता हूँ। आपको भूल जाए हम, आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम, आपको भूल जाए हम, आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम। आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं, आपको भूल जाए हम। वाह 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 फैज़ान, बहुत शुक्रिया आप आए और हमने आपको सुना, और दिल कर रहा था कि आपको सुनते ही जाएं, बस टाइम की वजह से जो है हमें जो है आज अपना जो सफ़र है यहीं पे ख़त्म करना होगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, फैज़ान को भी इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।